एक सूचना है कि ज्योग्राफी का एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड बैच अपने यहाँ पर चल रहा है। आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउन जनगणना का कुछ अध्ययन कर रहे थे लुधियाना में, तो उनको लगा कि हाँ ऐसा डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया, अर्बन फ्रिंज नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन इस संकल्पना का जो मूल विकास हुआ है, इस संकल्पना का अगर हम देखें, इसका मूल विकास किसने किया है, इसका मूल विकास जो हुआ है, और या जिन्होंने हम कहें कि जो रूफ का नाम दिया है रूरल अर्बन फ्रिंज, रूरल अर्बन फ्रिंज जो नाम दिया है, ये किसने दिया है, ये 1942 में वेयरविन ने दिया है। किसने दिया है, 1942 में वेयरविन ने दिया है, ध्यान रखिएगा, यह पूछा जाता है। और इसलिए रूफ की संकल्पना का सर्वाधिक विकास का श्रेय या इसके उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है, वेयरविन को जाता है। वेयरविन ने इस पर बहुत अच्छा काम किया, इस पर पूरा अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने कहाँ पर अध्ययन किया, इन्होंने भी यूएसए में अध्ययन किया। ठीक है, यूएसए के नगरों का इन्होंने अध्ययन किया वेयरविन ने। तो इस संकल्पना का जो अर्बन फ्रिंज शब्द किसने दिया, टीएल स्मिथ ने दिया, लेकिन रूरल अर्बन फ्रिंज जो है 1942 में वेयरविन ने दिया है। और वेयरविन ने ही इस संकल्पना को क्या किया, शानदार विकसित किया है, और रूरल अर्बन फ्रिंज को एक अलग अस्तित्व में लाने का कार्य वेयरविन ने किया है। तो इस संकल्पना का प्रतिपादक हम किसको मान सकते हैं, वेयरविन को मान सकते हैं। ठीक है, 1942 में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1940-45 के बाद में बहुत सारे लोगों ने कार्य इसके ऊपर करना स्टार्ट किया, अलग अलग संकल्पनाएं दी, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है। हमें केवल यही याद रखना है। साथ में हम देखेंगे कि जो रूरल अर्बन फ्रिंज क्या होता है, इसकी सीमांकन की विधियां क्या होती है, तो उसमें भी काफ़ी भारतीयों ने काम किया, उसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अभी हम देखेंगे आगे इससे कौन से क्वेश्चन बनते हैं या कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, वो भी हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। आज आपके मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लूँगा, हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, अब जो है ग्रामीण नगरीय उपांत होता क्या है, इसका तात्पर्य क्या है या इसका अर्थ क्या है, वो आपको समझना है। कि सबसे पहले संकल्पना का विकास कैसे कब क्या हुआ हमने देख लिया। इस संकल्पना का तात्पर्य क्या है, इस संकल्पना से हम क्या कहना चाहते हैं, क्या एक जो है नगरीय भूगोल में क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसको हमें देखना है। तो आप सभी को पता है कि जो नगर होता है, उस नगर के अंदर एक नगर की एक सीमा होती है। ठीक है, ये नगर का कोर एरिया होता है, नगर की एक प्रशासनिक सीमा होती है। लेकिन जब वो नगर प्रशासनिक सीमा से परे जाकर विकसित होने लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक श्रृंखला बनती है, एक पेटी बनती है, उसको हम रूरल अर्बन फ्रिंज कहते हैं। तो ये एक प्रकार की संक्रमण पेटी है। क्या है, एक प्रकार की हम इसको कह सकते हैं कि रूफ की जो संकल्पना है, ये एक प्रकार की संक्रमण पेटी है। ठीक है, एक ट्रांजिशनल फेज है, किसके बीच में है, पूर्ण नगर, ठीक है, और पूर्ण ग्रामीण के बीच में। ध्यान रखिएगा, पूर्ण नगर और पूर्ण ग्रामीण एरिया के बीच में ये एक संक्रमण पेटी है। ठीक है, जो ना तो पूरा एकदम पूर्णतः गांव की विशेषताओं वाला है, ना ही पूर्णतः नगरीय विशेषताओं वाला है। तो जो कोर नगर का एरिया है, वो कोर नगर का एरिया छोड़ देते हैं, पूरा गांव छोड़ देते हैं, मतलब जो प्योरली गांव है, उसके बीच में जो एक ऐसा अनियोजित विकास हो रहा है या अनियोजित नगरीय विशेषताएं और ग्रामीण विशेषताओं का मिश्रण, उभयनिष्ठ जो पेटी पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामीण नगरीय उपांत कहते हैं। इसको ये भी कहते हैं हम, ये एक प्रकार की क्या है, उभयनिष्ठ पेटी है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है इसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, दोनों की विशेषताओं का संगम होता है या मिश्रण होता है, दोनों की विशेषताओं का यहाँ पर हमें मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ पेटी कहते हैं, संक्रमण पेटी कहते हैं। एक ट्रांजिशनल फेज होता है जहाँ पर बहुत तेजी से नगरीय परिवर्तन होता है, बहुत तेजी से भूमि परिवर्तन होता है। नगर से हम गांव की तरफ जाएंगे तो हमें नगरीय विशेषताएं कम होती होती आगे ग्रामीण विशेषताएं बढ़ जाएगी। गांव से वापस नगर की तरफ आएंगे तो ग्रामीण विशेषताएं छोटी होती जाएगी, कम होती जाएगी, और नगरीय विशेषताएं आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पर लाइव है तो फिर पेड कोर्स का क्या मतलब है। ये आज डेमो क्लास के रूप में है भाई सोनू, ये डेमो क्लास के लिए, इसलिए नाराज़ मत हो आप। ठीक है, सभी के लिए डेमो क्लास के रूप में है, काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड पर मैंने ये स्टार्ट किया है। चलिए ठीक है, तो ये रूफ सिंपल भाषा में अगर हम समझे कि जो एक
कोर एरिया है नगर का, ठीक है, जिसमें पूरी नगरीय विशेषताएं पाई जाती है। ये नगर की सीमा है जहां पर नगर पालिका प्रशासनिक या वैधानिक नगर के रूप में लगता है। इस वैधानिक नगर या प्रशासनिक सीमा वाले नगर के बाहर, ठीक है, इस प्रशासनिक सीमा और वैधानिक नगर के बाहर वाले इस बेल्ट में जब जो एरिया विकसित होता है जहाँ पे अलग अलग घटनाक्रम होता है, अभी हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे घटनाक्रम होता है, इस विशेष एरिया को हम क्या कहते हैं, रूरल अर्बन फ्रिंज कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप कि ये रूफ है, ये रूरल अर्बन फ्रिंज है, और इसके चारों ओर ये क्या है, ये ग्रामीण एरिया है, ये रूरल एरिया है, ठीक है, ये रूरल है, ग्रामीण एरिया है। तो ये जो बेल्ट है ये एक उभयनिष्ठ पेटी है, पूर्णतः ग्रामीण के बीच, ये यहाँ पे क्या है, पूर्ण ग्राम है, टोटली ग्रामीण विशेषताएं पाई जाती है। इधर क्या है, कोर एरिया है, ठीक है, पूर्ण नगर है, टोटली यहाँ पे नगर है। तो इन दोनों के बीच में एक संक्रमण पेटी, एक दोनों की विशेषताओं को धारण करने वाली पेटी उभयनिष्ठ पेटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में रूरल अर्बन फ्रिंज कहते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। आप जनरली देखते होंगे, और जनरली आप काफ़ी सारे लोग हैं जो इनका मकान घर रूफ में पाया जाता है, रूरल अर्बन फ्रिंज में होता है। अभी हम देखेंगे सारी विशेषताएं, आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपकी क्लियर पिक्चर होती जाएगी कि रूफ है क्या, रूफ में कौन कौन सी संरचना है, रूफ का विकास कैसे होता है, रूफ की विशेषताएं क्या है, ठीक है, ये रूरल अर्बन फ्रिंज की क्या समस्याएं होती है, क्यों ये डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये बहुत आसान टॉपिक है, क्योंकि ये चीज़ें आप सारी देख रहे हैं अपने आसपास, क्योंकि आप सब लोग गांव से हैं और गांव के साथ में आप सिटी से टच में हैं। तो उस गांव और सिटी के टच का जो बीच का इलाका होता है उभयनिष्ठ एरिया होता है, जहाँ पे दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, नगरीय संस्कृति पाई जाती है, ग्रामीण संस्कृति पाई जाती है, दोनों का मिश्रण होता है। और ये जो क्षेत्र गत्यात्मक होता है, ठीक है, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि जो ये ग्रामीण नगरीय उपांत होता है ये क्या होता है, गत्यात्मक होता है। गत्यात्मकता मतलब है गतिशील होता है, ठीक है, डायनामिक होता है, गत्यात्मक होता है। गत्यात्मक से मतलब है ये डायनामिक हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, परिवर्तनशील है, तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तेजी से परिवर्तन मतलब धीरे धीरे पूरा शहर जो है, ये जो कोर एरिया है शहर, ये किसकी तरफ अतिक्रमण कर रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है, ये बाहर की तरफ अतिक्रमण कर रहा है। इसलिए इसका जो विकास होता है दो शक्तियों से होता है। यहाँ पे आपने पुल एंड पुश फैक्टर सुना होगा, ठीक है, आपने पुल एंड पुश फैक्टर सुना होगा कि पुल फैक्टर क्या होता है, पुश फैक्टर क्या होता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो पुल फैक्टर और पुश फैक्टर है, देखिए तो यहाँ पे दो शक्तियाँ कार्य करती है, क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, बाहर की तरफ नगर क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर दो शक्तियाँ कार्य करती है, एक अपकेंद्रीय शक्ति, ठीक है, प्लस एक अभिकेंद्रीय शक्ति, ठीक है। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय शक्ति, इसे केंद्रोन्मुखी शक्ति और केंद्र अभिमुखी शक्ति हम कहते हैं। तो ये दोनों शक्तियां अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय शक्तियां कार्य करती है। साथ में इसी को हम पुल फैक्टर और पुश फैक्टर कहते हैं। पुश फैक्टर ऐसे कारक होते हैं जो नगर को बाहर की तरफ धकेलते हैं, नगर की जो संरचनाएं होती है उसको बाहर की तरफ विकसित होने के लिए मजबूर करते हैं, उसको हम पुश फैक्टर कहते हैं, ठीक है, जिससे ये रूफ संरचना का विकास होता है धीरे धीरे। कुछ ऐसे पुल फैक्टर होते हैं जो गाँव से मतलब नगर को, मतलब गांव ग्रामीण एरिया को या ग्रामीण जनसंख्या को नगर की तरफ आकर्षित करता है, वो पुल फैक्टर होता है। जो ग्रामीण विशेषताएं सारी पाई जाती है, जो सुविधाएं विशेषताएं सारी चकाचौंध और शहरी कल्चर होता है, ठीक है, अर्बन कल्चर होता है, वो क्या करता है, आकर्षित करता है। तो वो जितना अधिक आकर्षित करेगा उतना ही अधिक ग्रामीण से शहर की तरफ प्रवास होगा लोगों का, और जितना अधिक प्रवास होगा उतना ही अधिक ये रूफ की संरचना है ये विकसित होती जाएगी। तो इसका अभी हम कारकों को भी देखेंगे कि किस प्रकार ये कारक विकसित होते हैं और रूफ की संरचना विकसित होती है। तो यहाँ पर अपकेंद्रीय शक्ति का मतलब है कि ये नगर का बाहर की तरफ भाग है, नगर को बाहर की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। अपकेंद्रीय फोर्स क्या होता है, जो केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। तो ये नगर का केंद्र है, कोर एरिया है, कोर मार्केट एरिया, इसको सीबीडी में हम कह सकते हैं या कोर मार्केट एरिया कह सकते हैं, जहां से हम बाहर की तरफ धीरे धीरे नगर क्या होता जाता है, विकसित होता जाता है। तो अपकेंद्रीय शक्तियां नगर से बाहर की तरफ हावी होती है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि रूफ जो है, ये रूरल अर्बन फ्रिंज जो है, वो अपकेंद्रीय शक्तियां और विकेंद्रीकरण का परिणाम होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से बहुत कॉन्सेप्ट वाला अच्छा क्वेश्चन बनता है कि रूफ जो है, रूफ या हम इसको क्या कहते हैं, ग्रामीण नगरीय उपांत, ये
नगर की अपकेंद्रीय और विकेंद्रीकरणीय शक्तियों का क्या होता है, परिणाम होता है। अपकेंद्रीय शक्तियों का मतलब है यहाँ के जो कारक होते हैं, यहाँ के जो उद्योग धंधे होते हैं, आवासीय क्षेत्र होते हैं, विशेषताएं होती है, वो धीरे धीरे किधर की तरफ फैलने लगती है, वो नगर की तरफ, ग्रामीण एरिया की तरफ फैलने लगती है, ग्रामीण की तरफ अतिक्रमण करने लगती है। तो हम कह सकते हैं केंद्र से बाहर की तरफ चीजें बाहर की तरफ विकसित हो रही है, नगरीय फैलाव हो रहा है, नगरीय विस्तार हो रहा है। साथ में विकेंद्रीकरण का मतलब है कि नगर का जो सेंट्रलाइज एरिया है, वहाँ से संस्थाएं, वहाँ से आंतरिक जो मान लो बस स्टॉप है, हवाई अड्डा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सौदागृह है, शमशान घाट है, ठीक है, और कुछ बड़ा हॉस्पिटल है, कुछ नई संस्था है, वो बाहर की तरफ डेवलप हो रही है, बाहर की तरफ जाके स्थापित हो रही है। कोई गोदाम है, कोई छोटा डेयरी पालन उद्योग है, कोई ऐसे कबाड़ खाना है, वो बाहर की तरफ विकसित हो रहा है। तो वो क्या हो रही है, सिटी डिसेंट्रलाइज हो रही है। तो सिटी जितनी डिसेंट्रलाइज होगी उतना ही अधिक क्या होगा, रूफ की संकल्पना का विकास होगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। इसलिए ये अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय शक्तियों के परिणाम के साथ यहाँ पर विकेंद्रीकरणीय शक्तियाँ भी लागू होती है, ठीक है, इन दोनों का ये परिणाम होती है। तो आगे देखते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज की अब कुछ विशेषताएं हैं कि ग्रामीण नगरीय अनुपात की क्या विशेषताएं होती है, किस प्रकार ये धीरे धीरे विकसित होता है या डेवलप होता है, ठीक है। ग्रामीण नगरीय उपांत की क्या विशेषताएं होती है, कि कॉमन फीचर्स क्या होते हैं जो जनरली हम सामान्यतः देखते हैं। ना तो जो नगर है पूरा सिटी है, ना ही वो क्या है पूरा ग्रामीण, ये नगरीय है, ना ही ग्रामीण है। तो होता क्या है कि जो रूफ की संकल्पना विकसित होती है, वो जो नगर होता है, मेन नगर जिसकी नगर पालिका या प्रशासनिक सीमा होती है, उस प्रशासनिक सीमा से संलग्न होता है। एरिया किसका होता है, मतलब पंचायत समिति लगती है, ग्रामीण एरिया होता है। लेकिन ग्रामीण एरिया होने के साथ साथ में विशेषताएं किसकी होती है, नगरीय विशेषताएं होती है। तो जो प्रशासनिक सीमा होती है, जहाँ पर नगर पालिका का शक्ति या नगर पालिका के अधिकार, राइट समाप्त हो जाते हैं, नगर पालिका या नगर निगम का एरिया समाप्त हो जाता है, उससे जो संलग्न जुड़ा हुआ ग्रामीण नगरीय रूप में विकसित जो भाग होता है, ठीक है, जहाँ पर अतिक्रमण बाहर की तरफ विकसित हो रहा है, उस एरिया को हम रूफ में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, नगरीय प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त होता है। क्यों होता है नगरीय प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त, बताइए क्यों होता है? क्योंकि ये वैधानिक नगर से बाहर होता है। वैधानिक नगर में क्या आ जाएगा, नगर निगम है, नगर पालिका है, ठीक है, कोई कंटोनमेंट एरिया है, कोई छावनी बोर्ड है, उस सब वैधानिक नगर की सीमा से बाहर होता है। वैधानिक नगर की सीमा से बाहर ये कॉन्सेप्ट विकसित होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाहर विकसित होता है, इसलिए यहाँ पर ये प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त होता है। वहाँ पर नगर पालिका कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकती, नगर पालिका सीवेज सिस्टम नहीं ला सकती, नगर पालिका वहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं कर सकती, नगर पालिका कोई आवासीय योजना वहाँ पर नहीं ला सकती, ठीक है। तो इस प्रकार की विशेषता वाला होता है। वैधानिक नगर की सीमा से बाहर होता है, यहाँ पर ग्रामीण भूमि लगती है, ठीक है। ग्रामीण भूमि पर ये क्या होता है, डेवलप होता है, ग्रामीण भूमि पर विकसित, या इसको क्या कह सकते हैं, अतिक्रमण भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण भूमि पर विकसित होता है, अतिक्रमण होता है। तो ये नगरीय प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त होता है, जहां पर नगर की पुलिस, नगर का सिस्टम बिल्कुल भी वहां पर लागू नहीं होता है। ऐसे बेल्ट को, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये नगरीय प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त जो क्षेत्र होता है उसको नगरीय उपांत में शामिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में है, यहाँ पे क्या लगता है, इस प्रशासनिक व्यवस्था से मुक्त होगा तो यहाँ पे ग्राम पंचायत या पंचायत समिति, ठीक है, ग्राम पंचायत समिति का यहाँ पे क्या होगा, अधिकार होगा, या उसकी प्रभावशाली जो शक्तियाँ हैं, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, वो यहाँ पर लागू होगी, ठीक है। उसके बाद में है, नगरीय सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। नगरीय सुविधाओं का अभाव का मतलब है यहाँ पर कोई सड़क नहीं होती है, ठीक है, सड़क नहीं होती है प्रॉपर सिस्टमेटिकली, क्योंकि नगर पालिका में तो उसको बजट अलॉट होता है, सारा सिस्टमेटिकली वो डेवलप होती है, तो सड़क नहीं होती है। साथ में यहाँ पर सीवेज सिस्टम नहीं होता है, सीवेज सिस्टम नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो गलियाँ होती हैं वो अनियोजित होती है, गलियाँ या आवास क्या हो जाता है, अनियोजित बसावट होती है। अनियोजित बसावट होने के कारण से यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, जो बेसिक मतलब बेसिक सुविधाएं होती है जो नगर में दी जाती है, ठीक है, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती है। बिजली, पानी आदि की व्यवस्थाएं हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो बिजली, पानी की ऐसी बेसिक सुविधाएं, क्योंकि ग्रामीण के पास इतना बजट नहीं होता है, और यहाँ पर जो नगर होता है, शहर होता है, उसकी प्रशासनिक सीमा समाप्त हो जाती है। तो ये इस टाइप का अविकसित, या हम कहें कि अनियोजित एक बसावट वाला जो
एरिया होता है जहाँ पर नगरीय सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। ये विशेषता भी रूरल अर्बन फ्रिंज में हमें देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर क्या होता है, कुछ धनिक वर्ग होते हैं, कुछ हाई क्लास के लोग होते हैं, वो अपने घरों के बाहर, अपनी कोठियों के बाहर कुछ सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था अपने निजी खर्चे पर करते हैं। ये सुविधा आपने भी देखी होगी, ये सिस्टम आपने भी जनरली देखा होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो ये 2 विशेषताएं हैं। उसके बाद में अगर और देखें कि विस्तृत भूमि चाहने वाले कार्यों का विकास होता है। विस्तृत भूमि का मतलब है कि जो नगर है उस नगर में भूमि का अभाव होता है, रेंट ज़्यादा होता है, किराया ज़्यादा लगता है, तो धीरे धीरे शहर किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ। तो विकेंद्रीकरण यहाँ पर हमें दिखाई देता है। मतलब जो विस्तृत भूमि चाहने वाले हैं, जैसे सौदागरें हो गए, क्या हो गए, हमारे शमशान घाट हो गए, सौदागरें हो गए, इसके अलावा कोई डेयरी उद्योग हो गया, ठीक है, छोटी जैसे मान लो कोई फैक्ट्री हो गई, जैसे मान लो पापड़ की फैक्ट्री हो गई, नींबू अचार की फैक्ट्री हो गई, इस टाइप की जो छोटी फैक्ट्रियाँ होती है वो बाहर की तरफ आती है। साथ में यहाँ पे स्टोर, या इसको हम कह सकते हैं बड़े जो गोदाम होते हैं, ठीक है, गोदाम वगैरह वो बाहर की तरफ स्थापित होते हैं। और इसके अलावा जैसे बस स्टॉप हो गया, ठीक है, नया बस स्टैंड बन रहा है, या कोई नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, ठीक है, नया कोई रेलवे स्टेशन बन रहा है, या कोई हवाई अड्डा बन रहा है, जिनको बड़ी जगह चाहिए, तो वो रूरल अर्बन फ्रिंज की तरफ क्या करते हैं, बाहर की तरफ वो जाते हैं और बाहर की एरिया में ये विकसित होता है। तो विस्तृत भूमि चाहने वाले जो भी कार्य होते हैं जो नगर में नहीं हो सकते, ऐसे मान लो कोई सरकार के बड़े कार्यालय हैं, कोई नया ऑफिस बड़ा खुलना है, ठीक है, इस तरह का ऑफिस कार्यालय, वो भी कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ जाके वो डेवलप होते हैं या वहाँ पर ये विकसित होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये सीन यहाँ पर पाया जाता है। तो विस्तृत भूमि चाहने वाले जो कार्य नगर के अंदर नहीं हो सकते, वो नगर की बाहरी सीमा पर, प्रशासनिक सीमा के बाहर विकसित होते हैं, वो अधिकांश से रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया में विकसित होते हैं। तो ये घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है जनरली। हवाई पट्टी बन रही है, ठीक है, कोई नया मान लो बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं। शोरूम का मतलब है जैसे वर्कशॉप होते हैं ना, वो वर्कशॉप यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये वर्कशॉप यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। मान लो कोई होंडा कंपनी है, टाटा कंपनी है, इनके वर्कशॉप, इनका शोरूम तो सिटी में होते हैं, इनके वर्कशॉप कहाँ होते हैं, ये बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, अस्वास्थ्यकर उद्योगों की स्थापना होती है। अस्वास्थ्यकर उद्योगों का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसे इंडस्ट्री होती है जिनको सिटी के अंदर, कोर एरिया के अंदर बंद कर दिया जाता है या उन पर प्रतिबंध होता है। तो ऐसे प्रतिबंध वाले जो उद्योग होते हैं वो कहाँ स्थापित होते हैं, रूरल अर्बन फ्रिंज में स्थापित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नगरीय सीमा नहीं लगती है, यहाँ पे ज़्यादा कर मुक्त एरिया होता है, ठीक है, टैक्स नहीं लगता है। ये जो एरिया होता है नगरीय सीमा में टैक्स लगता है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता है। और यहाँ पे जो चोरी वाले उद्योग होते हैं अधिकांशतः, जैसे मान लो नकली घी बनाना, नकली तेल बनाना, ठीक है, पटाखों की फैक्ट्री हो गई, इस टाइप के जो उद्योग होते हैं वो यहाँ पर विकसित होते हैं। तो इनके ऊपर क्या है, कोई मानक लागू नहीं होता है या फिर इनको कोई कंट्रोल करने वाली विशेष बॉडी नहीं होती है, इसलिए धीरे धीरे ये क्या है, उस नगर के या अर्बन फ्रिंज के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। ठीक है, जो प्रदूषण फैलाते हैं या वहाँ पर पोल्यूशन, कचरा वगैरह बहुत अधिक ऐसी घटनाक्रम करते हैं। तो इस टाइप के जो अस्वास्थ्यकर उद्योगों की स्थापना होती है वो रूरल अर्बन फ्रिंज में होती है। ठीक है, जहाँ पर उनका कंट्रोल, पंचायत समिति कोई ज़्यादा प्रभाव होता नहीं है, ना उसके पास इतने पावर राइट होता है कि वो जाके उसको कंट्रोल करे। और नगरीय सीमा से बाहर है तो वहाँ पे नगर पालिका के रूल रेगुलेशन लागू नहीं होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं, इसलिए भी इस तरह के गोदाम, फैक्ट्रियाँ, जो जैसे कबाड़ी हो गई, कबाड़ी की दुकानें हो गई, इस टाइप की जो एरिया होता है यहाँ पर वो स्थापित होती है। ठीक है, जो आसपास के एरिया को दूषित करती है, अस्वास्थ्यकर होती है, इस टाइप की संभावनाएं, विशेषताएं यहाँ पर रूरल अर्बन फ्रिंज में हमें देखने को मिलती है। उत्पादक भूमि का हनन होता है, चूंकि कृषि भूमि होती है। ठीक है, कृषि भूमि पर ही किसका विस्तार होता है, रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया विकसित होता है या नगर का प्रसार होता है। तो कृषि भूमि होती है, कृषि भूमि की उत्पादकता अच्छी होती है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, आवासीय क्षेत्र, प्लॉटिंग होने लग जाती है, आवासीय क्षेत्र विकसित होते हैं, प्लॉट कटने लगते हैं, प्लॉटिंग की क्रियाएं होती है, साथ में उद्योग स्थापित होने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी गतिविधियां होती है, मान लो बड़ा स्टेडियम बन रहा है, कुछ बड़ा सरकार की तरफ कोई प्रोजेक्ट लाया गया है, तो वो सारी चीज़ें बनने लगती है। तो इस कारण से उत्पादक जो भूमि होती है, कृषि भूमि, उसका क्या होने लगता है, यहाँ पर हनन होने लगता है, या वो भूमि कृषि भूमि से तब्दील हो जाती है आवासीय, या उसमें कन्वर्ट, जैसे ना आजकल आपने नाम सुना होगा जनरली कि आसपास में आपने पिताजी ने या कोई भाई बहन ने या आसपास के कई लोगों ने जो प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करते हैं, तो वो जनरली खेत लेते हैं, खेत को फिर कन्वर्सन करवाते हैं।
ठीक है, नमस्ते आप सभी को नमस्कार। खेत का क्या करवाते हैं, कन्वर्सन करवाते हैं, कहते हैं मतलब वो खेत होता है जो वो कृषि भूमि होता था, कृषि भूमि से उसको आवासीय या इंडस्ट्रियल लैंड में उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो वो कन्वर्ट करवाने के बाद उसका हम कृषि भूमि के रूप में उपयोग नहीं ले सकते, उसके ऊपर कोई इंडस्ट्री, उद्योग, रिको वगैरह खोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी भूमि में जो एरिया रूरल अर्बन फ्रिंज में होता है तो सरकार उसमें रिको एरिया वगैरह इस टाइप के क्या है प्लॉटिंग करके खोलती है। जैसे राजस्थान सरकार में हम बात करें तो रिको इंडस्ट्रियल एरिया खुलता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं होती है, उत्पादक भूमि का हनन होता है, आवासीय भवनों का तेजी से निर्माण होता है। ठीक, क्यों निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर रेंट कम होता है। ठीक है, रेंट डाउन होता है, इसकी वैल्यू जो है भूमि की कीमत यहाँ पर कम होती है, किसकी तुलना में, शहर की तुलना में भूमि की कीमत यहाँ पर कम होती है। तो भूमि की कीमत कम होगी तो लोग जो है नए निम्न आय वर्ग के लोग हैं या नए नौकरीदार लोग हैं। ठीक है, जैसे आप जयपुर की बात करें तो जयपुर में अधिकांश लोग जयपुर के बाहर की तरफ फैल रहे हैं और वहाँ पे अपने नया प्लॉट मकान लेते हैं। ठीक है, जैसे पत्रकार कॉलोनी हो गया, ठीक है, रोडू रामनगर हो गया, उससे और आगे जाएंगे तो जैसे रिंग मतलब ये अपना गणेश नगर और हो गया। ठीक है, मानसरोवर का एक्सटेंशन एरिया हो गया, तो वहाँ पर लोग अधिक जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ये रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया है। एक तो साफ मतलब नगर की तुलना में पोल्यूशन कम है, कम रेंट में उनको कम किराए में या कम कीमत में वहाँ पे प्लॉट मिल जाता है, खुद का अच्छा मकान बना सकते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, ये आवासीय कॉलोनियाँ बनने लगती है और धीरे धीरे जो धन्ना सेट होते हैं, ठीक है, आवासीय भूमि चेंज होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनना शुरू हो जाती है। जो नगर के प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग होते हैं, बड़ी कंपनियां होती है, वो धीरे धीरे ऐसी भूमि को लेकर वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाती है, जिसपे 10-10 मंजिला बिल्डिंग बना के एक सोसाइटी बनाती है। आपने जनरली देखा होगा ना कि ऐसी सोसाइटियाँ बनती है बाहर की तरफ, जिसमें अंदर 10-20-50 मकान बना के कंपनी सेल करती है, उसमें सारी सुविधाएँ देती है, स्विमिंग पूल, गार्डन वगैरह सारी सुविधाएँ देती है। उसके पीछे क्या होता है, खेत होता है पूरा, जिसमें फव्वारे चलते हैं, कृषि होती है, खेती का कार्य होता है। लेकिन उसके बीच में पूरी एक नगरीय संस्कृति होती है, जो दिन में क्या है नगर में जाते हैं, नगर के अंदर जाते हैं, कार्य करते हैं, रात्रि में वापस लौट के आ जाते हैं अपने उस सोसाइटी में। ठीक है, ऐसी बहुत सारी सोसाइटियाँ बनती है, तो वो आपने जनरली देखा होगा, इसका निर्माण ऐसे होता है। तो ठीक है, धीरे धीरे ये पूरा जो लैंड है मतलब रूफ एरिया है वो आवासीय क्षेत्र में क्या होने लगता है, तेजी से तब्दील होने लगता है, आवासीय क्षेत्र में ये बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये परिवर्तन हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये विशेषताएं होती है। इसके अलावा अनियोजित होता है, मलिन बस्तियों का विकास होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपने जनरली देखा होगा कि यहाँ पे कोई नगर पालिका के रूल रेगुलेशन लागू नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मलिन बस्तियाँ इसलिए विकसित होती है क्योंकि मलिन बस्तियों के लिए यहाँ पर लोगों को एरिया मिल जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल, खुला क्षेत्रफल मिल जाता है, खुला क्षेत्रफल मिलता है, साथ में जो बाहर से रूरल एरिया से बहुत अधिक माइग्रेशन हो रहा है लोग, तो जो कुछ माइग्रेशन जो लो वर्ग के लोग हैं, जो दैनिक मजदूरी करते हैं, उनके पास रहने सोने के लिए जगह नहीं होती है, वो धीरे धीरे जो खाली सार्वजनिक एरिया होता है रूफ एरिया में, वो धीरे धीरे किस में तब्दील हो जाता है, मलिन बस्ती में या झुग्गी झोंपड़ी में तब्दील हो जाता है। इन झुग्गी झोंपड़ियों का समाधान, चूंकि ये एरिया किस में आ गया, ग्रामीण एरिया में आ गया, तो ग्रामीण पंचायत समिति के पास इतनी पावर, इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं कि इन मलिन बस्तियों का क्या कर दिया जाए, समाधान कर दिया जाए। साथ में नगरीय सीमा, प्रशासनिक सीमा समाप्त हो जाती है, तो नगर पालिका वाले भी ध्यान नहीं देते। तो धीरे धीरे यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियों का क्या होता है, विकास होता है। साथ में क्योंकि अनियोजित होते हैं इसलिए भी यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियाँ बनती है। अनियोजित प्लॉटिंग होती है, प्लॉटिंग जो धीरे धीरे क्या होता है कि जो नगर का विस्तार होता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लो ये नगर है, ठीक है, ये पूरा कोर एरिया है, ठीक है, ये नगर है, इस नगर के चारों तरफ ये रूफ एरिया है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो ग्रामीण एरिया, तो यहाँ पे जो खेत पाए जाते हैं, धीरे धीरे यहाँ के लोग खेत बेचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि खेतों की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है, तुलनात्मक रूप से खेतों की कीमत बढ़ जाती है, खेतों की प्लॉटिंग होती है, खेतों को बेचते हैं, और वो जो ये लोग नगर के आसपास पाए जाते हैं, खेतों को बेचकर आराम से मजे करते हैं, बड़ी लंबी नई ब्लैक स्कॉर्पियो लेते हैं, ठीक है, शादी में खूब पैसा खर्च करते हैं, शानदार नया मकान बनाते हैं, ऐसा जनरल परिदृश्य आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऐसा कुछ सीन यहाँ पर बनता है। तो एक साइड जो प्लॉटिंग हो रही है या अनियोजित प्लॉटिंग हो रही है, वहाँ पर तो झुग्गी झोंपड़ी या अनियोजित नगर की बसावट हो रही है। एक साइड आपको जनरली ये दिखता है कि जिन्होंने खेत बेचा है, तो उस खेत में आधा बीघा पर वो क्या करेगा, अपनी बड़ी कोठी बनाएगा, ठीक है, बड़ा गार्डन सा लगाएगा, 2-3 गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहेगी, शादी में खूब सारे पैसे खर्च करेगा,
तो वो जो खेत बेचता है 2-4-3 करोड़ में, वो 2-4 सालों में उड़ा देता है। तो इस प्रकार की कल्चर आपको दिखाई देती है। उस कोठी के सामने छोटी प्लॉटिंग होती है, छोटे छोटे मकान या ऐसी अनियोजित शहर की बसावट होती है। ठीक है, ये घटनाक्रम यहाँ पर होता है अनियोजित और मलिन बस्तियों के विकास में। ठीक है, उसके बाद में अर्धनगरीय भूमि उपयोग कैसे होता है। अर्धनगरीय भूमि उपयोग का मतलब है ना तो वहाँ पे पूरा नगरीय भूमि उपयोग हो रहा है, ना ही कृषि भूमि उपयोग हो रहा है। अर्धनगरीय भूमि उपयोग का मतलब है, ये मान लो नगर है, कोर एरिया है, इस नगर के चारों तरफ ये मान लीजिए क्या है, रूफ एरिया है। तो रूफ एरिया में यहाँ पे मान लीजिए एक आवासीय कॉलोनी बस गई है, लेकिन इसके बीच में क्या है, यहाँ पर खेती हो रही है, बहुत बड़ी आवासीय कॉलोनी है। ठीक है, बहुत अच्छे खासे पैसे वाले लोग रहते हैं, लेकिन इसके बीच में यहाँ पे खुला खेत है, तो यहाँ पर सघन कृषि होती है, खेती बाड़ी। ठीक है, साग सब्जी जो नगर की आपूर्ति करता है दैनिक, यहाँ पे डेयरी पालन हो रहा है साथ में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए कुछ और घटनाक्रम हो रहा है, और यहाँ पे साथ में क्या खुल गया, बड़ी फैक्ट्री खुल गई है, एक बड़ा गोदाम आ गया है। ठीक है, एक मोबाइलों की कंपनी का गोदाम आ गया है। इस तरह की संरचना हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या, ये अर्धनगरीय विशेषता है। ठीक है, डेयरी पालन भी है, यहाँ पे तबेला भी है, एक गौशाला भी है। तो यहाँ पे ये अर्धनगरीय भूमि उपयोग दिखाई देता है। अर्धनगरीय का मतलब जिसमें आधा ऐसा लगता है कि नगरीय है और आधी संरचना ऐसे लगती है कि ये ग्रामीण है अभी भी। ठीक है, तो ये तेजी से परिवर्तनशील संरचना हमें इसमें दिखाई देती है कि इसमें अर्धनगरीय नगरीय भूमि उपयोग भी हो रहा है और ग्रामीण भूमि उपयोग भी हो रहा है। तो दोनों हमें ये दिखाई देता है। साथ में यहाँ पे ये माइग्रेशन बहुत अधिक होता है। तो माइग्रेशन के कारण से पुरुष जनसंख्या, वो अभी हम देखेंगे आगे, और यहाँ पे पुरुष जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है। तो रूरल अर्बन फ्रिंज में हमें ये जन घनत्व या जनसंख्या का एक अलग स्वरूप हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारा ये घटनाक्रम आपने देखा है अपने आसपास, अपने गाँवों में, अपने शहरों के बीच का जो एरिया है। हो सकता है कि आपका भी मकान कहीं घर रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया में हो। ठीक है, जैसे नागौर में मैं कहूँ तो मेरा जो घर है वो रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया में है, रूफ एरिया में है, जो रिंग रोड के अंदर आता है। मान लो ये सिटी है और इसके चारों तरफ ये रिंग रोड बन गई है, तो इस बेल्ट में मकान है। तो ना वो ग्रामीण रहा, वो ना वो नगरीय रहा। इस तरह की संरचना आपके भी आसपास आपको दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़े। गहन कृषि होती है, विशिष्टीकृत उत्पादन होता है। विशिष्टीकृत उत्पादन और गहन कृषि का मतलब होता है, चूंकि यहाँ पे डिमांड क्या है, नगरीय एरिया है। ठीक है, ये मार्केट एरिया, कोर एरिया है, और इसके चारों तरफ ये क्या, ये रूफ एरिया है। तो इस रूफ एरिया में क्या होगा, पहले अनकृषि होती थी, अब अनकृषि की डिमांड कम है। अनकृषि इसके बैक साइड के एरिया में चले जाएगी, तो इसके आसपास का जो एरिया है इसमें जो खेत रहेंगे, यहाँ पर गहन कृषि होती है। गहन कृषि का मतलब है कि जो नगर की दैनिक आवश्यकता है, तो इसमें साग सब्जी, फल फूल, ठीक है, ये फ्लोरिकल्चर, इस टाइप की कृषि होती है। साथ में आप सभी को पता है आजकल जो है, जैसे जयपुर के बाहर जम जाएंगे, जो जयपुर का रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया, उसमें बड़े लेवल पर ये जो पॉली हाउस लगाकर कृषि की जा रही है। क्या लगाकर की जा रही है, पॉली हाउस वाली कृषि की जा रही है। ठीक है, इसलिए इसने क्या लिखा, विशिष्टीकृत उत्पादन होता है। तो पॉली हाउस में क्या, कमल चंद पूछ रहे हैं कि कितनी यूनिट हो चुकी है अभी तक पेड कोर्स में। अभी 2 यूनिट हुई है, 30 यूनिट चल रही है। ओशनोग्राफी और फिजिकल जो ये ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी हुई है, ये 30 यूनिट चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर विशिष्ट गहन कृषि होती है और विशिष्टीकृत उत्पादन होता है। ठीक है, जयपुर के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो सब जानते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा हम गांव से बाहर जाएंगे तो हमें दोनों संरचनाएं मिलती है। जैसे जयपुर से आप बाहर जाओगे, जो थोड़ा सा एरिया आप जानते होंगे, अगर कोई मानसरोवर साइड का स्टूडेंट है या कोई रहता है उधर, तो मानसरोवर से आप थोड़ा सा मानसरोवर एक्सटेंशन में जाएंगे, मानसरोवर से थोड़ा बाहर की तरफ जाएंगे, पत्रकार कॉलोनी है, रोडू रामनगर है, तो उसमें आपको ये सारी संरचना दिखाई देगी। एक साइड तो बहुत शानदार बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, अभी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, उसके पीछे जस्ट पूरी क्या है, कृषि है, खेती है, जहाँ पे टमाटर की कृषि हो रही है, भिंडी की कृषि हो रही है, पॉली हाउस लगा हुआ है, शिमला मिर्च हो रही है। ठीक है, जो है गाजर की कृषि हो रही है। जो दैनिक डिमांड है नगर की, वो सप्लाई यहाँ से, इस एरिया से होती है। इसलिए यहाँ पे स्पेशलाइज्ड जो प्रोडक्शन होता है, या साथ में क्या होता है, गहन कृषि होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो एक का किसी का खेत ऐसा बड़ा खेत है, तो वो क्या करेगा, खेत का एक कोना यहाँ पे बेच देगा। ठीक है, ये खेत का कोना क्या कर दिया, इसने कंपनी को बेच दिया। कंपनी ने यहाँ पे बड़ी आवासीय कॉलोनी बना दी। ठीक है, इस कंपनी ने, बड़ी DLF कंपनी है, मान लो कोई रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी है, उसने यहाँ पर क्या बना दी, आवासीय कॉलोनी बना दी। बाकी खेत में अभी भी वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। ठीक है, एक साइड कोने में उसका छोटा सा मकान है, और यहाँ पे स्कॉर्पियो खड़ी है ब्लैक। ठीक है, क्योंकि खेत बेचा है ना, तो 2-3 करोड़ रुपए कमाए हैं उसने, तो वो अच्छा सा मकान भी बना लिया, एक साइड कोठी भी बना ली, बेटी की शादी कर दी। बेटी की शादी में जो है क्रेटा जो है उसको दहेज में दे दी।
बेटी की शादी में एक क्रेटा और लेके आ गया। तो इस टाइप की संरचना यहाँ पर हमें दिखाई देती है। घर के बाहर शानदार गार्डन लगा हुआ है, अभी भी खेती कर रहा है, ठीक है। इस टाइप की संरचना हमें, अगर हम पत्रकार कॉलोनी से बाहर जाएंगे या मानसरोवर एरिया से बाहर जाएंगे जयपुर में, हमें जनरली दिखाई देता है। और आपके आसपास भी आप देख सकते हो, ठीक है। जो भी नगर है, मैं जयपुर का इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि वो राजधानी हमारी सिटी है, ठीक है, राजधानी नगर है, तो उसके आसपास ऐसा रूफ एरिया शानदार विकसित हो चुका है। उसके बाद में उपनगर और अनुषंगी नगरों का विकास होता है। देखो, उपनगर और अनुषंगी नगर कहाँ बनते हैं, तो ये रूफ संरचना है, इसकी भी 2-3 पेटियां पाई जाती है, ठीक है। ये रूफ जो है ग्रामीण नगरीय उपांत, तो ग्रामीण नगरीय उपांत की 3 पेटियां पाई जाती है। एक जो है इनर पेटी पाई जाती है, जैसे मान लीजिए ये आंतरिक पेटी है, ये क्या है, ये रूफ की क्या है, आंतरिक पेटी, इसको अर्बन फ्रिंज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अर्बन फ्रिंज कहते हैं। उसके बाद में ये रूफ की मध्यवर्ती पेटी है, ठीक है। रूफ क्या आप समझ रहे हैं ना, रूरल अर्बन फ्रिंज, बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, रूफ मतलब रूरल अर्बन फ्रिंज, ग्रामीण नगरीय उपांत की ये आंतरिक पेटी है। इस पेटी को हम क्या कहते हैं, इस पेटी को कहते हैं अर्बन फ्रिंज। इसके बाहर आएंगे तो ये मध्यवर्ती पेटी है, ठीक है। उसके बाहर आएंगे और तो ये क्या है, आउटर बेल्ट है, जिसमें ग्रामीण नगरीय संस्कृति अधिक पाई जाती है, सॉरी ग्रामीण संस्कृति अधिक पाई जाती है। तो जो ये बाहर वाली पेटी होती है, यहाँ पर कुछ सैटेलाइट टाउन विकसित होते हैं, अनुषंगी नगर विकसित होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम, अनुषंगी नगर का विकास होता है। साथ में जो मध्यवर्ती पेटी है, इसमें उपनगर का विकास होता है। अनुषंगी नगर और उपनगर दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये किसका विकास हो रहा है, ये उपनगर बन गया है, ठीक है। ये मध्यवर्ती पेटी में उपनगर, ठीक है, सबर्ब बोलते हैं, ठीक है, इसको अनुषंगी नगर बोलते हैं। तो ये बाहर वाली पेटी में, जिसको हम रूरल फ्रिंज कहते हैं, रूरल फ्रिंज में अनुषंगी नगर का विकास होता है, जो मुख्य नगर से जुड़ा तो होता है लेकिन अपने आप में डिपेंडेंट होता है। इसकी खुद की औद्योगिक विकास, खुद का अपनी एक संरचना होती है। लेकिन जो उपनगर होता है, इसको हम डिटेल से और पढ़ेंगे, दोनों को आप हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे सिलेबस में है, दोनों को हम बहुत डिटेल से और पढ़ेंगे। यहाँ पे जो उपनगर है, ये उपनगर किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट उपनगर इससे जुड़ा हुआ है, मुख्य मार्केट से, ये मेन नगर से जुड़ा हुआ है, उससे संलग्न है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लोग आवासीय, उपनगर अधिकांशतः आवासीय होता है। दिन में लोग नगर में काम करने जाते हैं, रात्रि में आके यहाँ पे विश्राम करते हैं, सोते हैं, ठीक है। तो ऐसे उपनगर और अनुषंगी नगर का विकास कहाँ होता है, रूरल अर्बन फ्रिंज में होता है, ठीक है। आंतरिक पेटी में, आंतरिक जो रूरल अर्बन फ्रिंज की आंतरिक पेटी होती है, उसमें उपग्रह नगर या उसको बाहरी, मध्यवर्ती पेटी में सॉरी, और बाहरी पेटी में अनुषंगी नगर, सैटेलाइट टाउन बनते हैं, जिनका इनसे लिंक, आर्थिक रूप से लिंक होता है, लेकिन ये स्वतंत्र भी होता है। दैनिक आवागमन कम होता है, लोग यहीं पर उद्योग रोजगार प्राप्त करते हैं, कुछ विशेष सुविधाओं के लिए वो बड़े नगर में जाते हैं, ठीक है। दोनों को हम बहुत डिटेल से आगे देखेंगे कि उपनगर क्या होता है और अनुषंगी नगर क्या होता है, सैटेलाइट टाउन की क्या विशेषताएं हैं, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये अनुषंगी नगर और उपनगर की विशेषताएं भी किसकी है, रूरल अर्बन फ्रिंज की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों विशेषताएं रूरल अर्बन फ्रिंज की है। आगे बढ़े तो ये एक 10 विशेषताएं होगी, कुछ और विशेषताएं देखते हैं। हरित मेखला का विकास होता है। आप जनरली जाएंगे कि जो नगर का कोर एरिया होता है, नगर का विकसित कोर एरिया होता है, इस कोर एरिया में पेड़ पौधों के लिए, वनस्पति के लिए क्या है, कुछ संभावनाएं नहीं होती है। तो इस कोर एरिया में यहाँ पर पूरा क्या है, ये डेवलप हो चुका है, पूरा ये कंक्रीट का जंगल बन चुका है, तो यहाँ पे हरित पेटी नहीं पाई जाती है। लेकिन इसके चारों ओर जो अर्बन फ्रिंज, रूरल अर्बन फ्रिंज होता है, रूफ की संकल्पना होती है। इस रूफ में क्या है, कुछ एरिया तो आवासीय हो गया, ठीक है, कुछ आवासीय हो गया, कुछ में औद्योगिक पेटियाँ स्थापित हो गई है, ठीक है, कुछ में गोदाम बन गए हैं, लेकिन कुछ में गहन कृषि हो रही है। लेकिन इसके बीच बीच में क्या पाई जाती है, यहाँ पर बीच बीच में पेड़ पौधे सघन हरित पेटी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेड़ पौधे सघन हरित मेखला का निर्माण करते हैं, मेखला के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे रूरल अर्बन फ्रिंज का तेजी से विस्तार होता है, वैसे वैसे ये जो हरित मेखला की पेटी है, ग्रीन बेल्ट होता है, हरित मेखला होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, कटती जाती है, या हम कह सकते हैं कि वो बैकवर्ड की तरफ क्या होती है, खिसकती है, वो पीछे की तरफ खिसकती जाती है। तो यहाँ पे ये ग्रीन पेटी ये पीछे की तरफ खिसकती जाती है। क्यों? क्योंकि नगर धीरे धीरे क्या करता है, इस ग्रामीण पेटी का या ग्रामीण एरिया का अतिक्रमण करता जाता है। तो यहाँ वाले पेड़ कट जाएंगे, फिर यहाँ वाले पेड़ रहेंगे, ठीक है, ये पेड़ रहेंगे और ये ग्रो करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे इस प्रकार ये, क्योंकि हमने कहा ना अपकेंद्रीय शक्तियाँ कार्य कर रही है, ठीक है, बाहर की तरफ अपकेंद्रीय शक्तियाँ ये कार्य कर रही है, राइट। इसके बाद में अर्धनगरीय जीवन पद्धति होती है।
अर्धनगरीय जीवन पद्धति का मतलब है कि यहाँ पर ना तो लोग पूर्णतः मतलब शहरी होते हैं, ना ही पूर्णतः ग्रामीण होते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं, यहाँ के गांव के लोग भी क्या करते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। धीरे धीरे जो गांव के विद्यार्थी होते हैं या गांव के स्टूडेंट होते हैं या गांव की लड़के लड़कियां होती है, वो धीरे धीरे जींस पैंट पहनना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे शॉर्ट या जो भी वो नगरीय संस्कृति के कपड़े होते हैं वो पहनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी धीरे धीरे क्या है, शहर में जाके पिज्ज़ा खाकर आते हैं। ठीक है, इस प्रकार की धीरे धीरे जो है नगरीय संस्कृति का यहाँ पर प्रभाव होता है। लेकिन आदि नगरीय संस्कृति होती है, आदि ग्रामीण संस्कृति होती है, दोनों का एक मिश्रण हमें दिखाई देता है। तो संस्कृतियों का, कल्चरल का ये मिश्रण होता है, और जब कल्चरल का मिश्रण होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें आती है, कुछ समस्याएं आती है। ठीक है, यहाँ पे जो है अब लड़के लड़कियाँ हैं वो क्या है, उनकी सोच नगरवाद की तरफ जाती है। मतलब नगरवाद का प्रभाव होता है, अर्बनिज्म का प्रभाव होता है। नगरवाद के प्रभाव से वो थोड़ा स्वतंत्र होना चाहते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है वो मानसिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। वो अब शहर के प्रभाव में है, क्योंकि वो पढ़ने कहाँ जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं शहर में। तो वहाँ पे मान लो वो एक खुले विचारों के होते हैं, थोड़े उदार होना चाहते हैं। यहाँ पे नगर में, गाँव में आते हैं वापस, वहाँ पे वही घूंघट, वही परंपरावादी सोच। ठीक है, तो ये लड़के लड़कियाँ चाहते हैं कि हम लव मैरिज करें, ठीक है, हम अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो, या हम बाल विवाह नहीं करें। ठीक है, हमारा बाल विवाह नहीं हो तो घर वालों के साथ भी उनमें एक कसमकस चलती रहती है। ठीक है, व्यक्तित्व को लेकर, रोजगार को लेकर, लड़कियों के बाहर जाने के लिए पढ़ने को लेकर, इस तरह की एक कसमकस चलती है। क्योंकि टोटली ग्रामीण एरिया है तो वहाँ पे इस तरह की कसमकस होती नहीं है। जो रूढ़िवादी चीज़ें आ रही है या जो एक सिस्टम आ रहा है उसी को वो फॉलो करते हैं। और नगरीय क्षेत्र में क्या है, वहाँ पे पूरा ओपन सिस्टम होता ही है कि वो पूरा धीरे धीरे उसके अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन ये जो संक्रमण बेल्ट है, संक्रमण पेटी है, जहाँ पर दोनों चीज़ों को ही फॉलो करना पड़ता है उनको। वो चाहते हैं कि हम नगरीय संस्कृति को अपनाएं, लेकिन उनके जो सीनियर लोग हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं ग्रामीण संस्कृति से, वो उनको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, अभी जड़ों से जुड़े रहो, अभी बिगड़ो मत ज़्यादा। ठीक है, ये सारा सिस्टम जो है ये नगरवाद की संस्कृति का हमें यहाँ पे मिश्रण दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर होती है। तो नगरवादी की संस्कृति यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो अर्ध नगरीय पद्धति हमें दोनों का मिश्रण होता है। धीरे धीरे नगरवाद बहुत तेजी से हावी होने लगता है, बहुत तेजी से हावी होने लगता है। ग्रामीण परंपराएं, ग्रामीण संस्कृति धीरे धीरे क्या होने लगती है, लुप्त या बदलने लगती है। ठीक है, ये सिस्टम यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नगरवाद। तो नगरवाद का प्रसार तेजी से होता है किधर की ओर, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। चूंकि गांव के लोग जो है अंदर की तरफ जाते हैं सुविधाओं के लिए, बहुत सारे जो सुविधाएं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि ये सेवा नगर है, सर्विस नगर है। तो आसपास के पूरे बेल्ट को क्या देता है, ये सेवाएं देता है। ठीक है, ये सारी सुविधाएं, ये सारी ग्रामीण नगरीय उपांत की क्या पाई जाती है, विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, अब ग्रामीण नगरीय उपरांत की संरचना क्या होती है उसको हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि रूरल अर्बन फ्रिंज की संरचना क्या होती है। अभी हमने देखा कि इतनी सारी विशेषताएं हैं कि इस प्रकार वहाँ की एक भौगोलिक और एक व्यावहारिक और एक आर्थिक संरचना पाई जाती है। कहाँ पर, रूफ की संरचना में 12-13 हमने विशेषताएं देखी, वो सारी विशेषताएं हमें वहाँ पर दिखाई देती है। और जनरली आपने इसको फील किया होगा, महसूस किया होगा, देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ग्रामीण नगरीय उपांत की संरचना क्या होती है। देखो, ग्रामीण नगरीय उपांत की जो संरचना होती है, इसको अगर हम चित्र के रूप में समझे तो, हालांकि मैंने अभी बनाया था, आपको यहाँ पे और दिखा देते हैं कि ये जो बेल्ट होता है ये प्योरली क्या है, ये सिटी है, ये प्योरली क्या है, ये नगर है। ठीक है, अब इस सीमा से बाहर, इस सीमा से बाहर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो एरिया है ये अर्बन फ्रिंज वाला एरिया होता है। ये पूरी प्रशासनिक सीमा के बाहर, लेकिन प्रशासनिक सीमा से संलग्न। ठीक है, बहुत बीच में डिस्टेंस भी नहीं है, दूरी भी नहीं है, लेकिन संलग्न किसका विकास होता है, यहाँ पर रूरल अर्बन फ्रिंज का विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रथम पेटी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अर्बन फ्रिंज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा हम और बाहर की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा हम और बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ये आएगी रूरल फ्रिंज पेटी। ठीक है, रूरल फ्रिंज आएगी। उससे थोड़ा हम और बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक कम्यूटर जोन आता है। उसके बाहर जाएंगे तो ये सिटी रीजन आता है। ठीक है, उससे हम बाहर जाएंगे तो सिटी रीजन आता है। अभी हम देखते हैं, ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले जो पहला बेल्ट है, फर्स्ट बेल्ट है,
इस बेल्ट को हम क्या कहते हैं, ये जो बेल्ट है इस बेल्ट को हम क्या कहते हैं, अर्बन फ्रिंज कहते हैं। यूएफ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये अर्बन फ्रिंज है। ये जो बेल्ट है इसको अर्बन फ्रिंज कहते हैं, जहाँ पर अर्बन फ्रिंज की विशेषता क्या होती है, यहाँ पर बड़े बड़े नगर, गोदाम, बड़े बड़े ये आवासीय एरिया, गोदाम, फैक्ट्रियाँ बाहर की तरफ स्थापित होना स्टार्ट होती है। तो नगरीय उपांत की विशेषता क्या होती है, ये तेजी से बदलता हुआ अतिक्रमण करता हुआ एरिया होता है। किसके ऊपर अतिक्रमण कर रहा है, ग्रामीण भूमि पर तेजी से अतिक्रमण कर रहा है। नगरीय विशेषताएं यहाँ पर अधिक हावी होती है, ठीक है, नगरीय विशेषताएं यहाँ पर अधिक हावी होती है। यहाँ का रेंट तेजी से बढ़ने लगता है, भूमि मूल्य तेजी से बढ़ने लगता है, जो लैंड कॉस्ट होती है, लैंड की कॉस्ट तेजी से यहाँ पर बढ़ने लगती है। आवासीय होने लगता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, पूर्णतः आवासीय की तरफ ये बढ़ता है। बाहर से सेंट्री ये अपकेंद्रीय शक्तियाँ हैं वो सर्वाधिक यहाँ पर कार्य करती है। तो इस अर्बन फ्रिंज की विशेषता होती है कि इस अर्बन फ्रिंज में नगर की विशेषताएं अधिक पाई जाती है, ग्रामीण विशेषताएं कम होती है और नगर तेजी से बाहर की तरफ विकसित होता है। और ये आंतरिक जो कोर एरिया होता है, जो वैधानिक नगर होता है, उसकी सीमा से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये अर्बन फ्रिंज की कॉमन विशेषताएं होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एरिया तेजी से बदलता है, जो आंतरिक विशेषताएं, जो अंदर के कार्यालय, अंदर के गोदाम, अंदर की फैक्ट्रियाँ उस एरिया को या उस दबाव को झेल नहीं पाती है, तो इसलिए वहाँ पर विकेंद्रीकरण होता है। उस विकेंद्रीकरण के दौरान अर्बन फ्रिंज में क्या होती है, चीज़ें बाहर की तरफ आती है, ठीक है। बड़ी कॉलोनियाँ, बड़ी सोसाइटीज़, बड़े मॉल्स कहाँ पर बनते हैं, वो अर्बन फ्रिंज में बनना स्टार्ट होते हैं। जैसे जोधपुर में जाएंगे तो जोधपुर में बाहर की तरफ जाएंगे आप पाली रोड पर, तो जोधपुर से पाली रोड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे अभी ये इंडिया बुल्स का बहुत बड़ा मॉल खुला है, ठीक है। तो वो मॉल पूरा किस में है, वो अर्बन फ्रिंज एरिया में है, प्योरली सिटी में नहीं है, वो बाहर की तरफ है, क्योंकि उतनी जगह सिटी के अंदर नहीं है। तो ऐसा ये डेवलपमेंट धीरे धीरे बाहर की तरफ होता है। इधर आप जोधपुर से जैसलमेर रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी काटी है सरकार ने बहुत बड़ी, ठीक है, जिसका ये अन्ना झरना ऐसे करके कोई कॉलोनी काटी है, अन्ना झरना आवासीय प्रोजेक्ट योजना है सरकार की। तो वो भी क्या है, फ्रिंज एरिया में आती है, ठीक है, अर्बन फ्रिंज एरिया में आती है, जो सिटी से बाहर है, राइट। तो ऐसी अर्बन फ्रिंज वाली विशेषताएं हमें यहाँ पर इसमें दिखाई देती है। उसके बाद में है रूरल फ्रिंज। देखो रूरल फ्रिंज क्या होता है, ये रूरल फ्रिंज होता है, ठीक है, ये RF होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये रूरल फ्रिंज है। तो इस रूरल फ्रिंज में क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि इस बेल्ट में सघन कृषि होती है, सघन कृषि होती है, फल फूल, साग सब्जियाँ ये बोए जाते हैं। साथ में कुछ कुछ बेल्ट में क्या होता है, बड़ी कॉलोनी बस जाती है, बड़ी सोसाइटी का निर्माण होता है। ये बड़ी सोसाइटी है, ठीक है, एक सोसाइटी बन गई, कुछ और यहाँ पर घटनाक्रम हो रहा है। तो धीरे धीरे ये जो नगर है, यहाँ पर ग्रामीण उपांत में क्या होता है कि जो ये हम कहें कि ग्रामीण विशेषताएं हैं वो ज़्यादा पाई जाती है। ग्रामीण विशेषताओं का मतलब है कि खुला एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, गहन कृषि होती है, साग सब्जी फल फूल ये सारी चीज़ें होती है, साथ में डेयरी पालन होता है, तबेले होते हैं, गौशालाएं होती है जो दिन में नगर को दूध की सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये सारे घटनाक्रम यहाँ पर नगरीय उपांत में हमें दिखाई देते हैं, जिसमें ग्रामीण कम है, मतलब ग्रामीण ज़्यादा है, नगरीय विशेषताएं अभी कम पहुँची है वहाँ पर, राइट। इसके बाद में आगे और बढ़ेंगे धीरे धीरे। बाद में है कम्यूटर जोन, तीसरा क्या है कम्यूटर जोन, चौथा है अर्बन शेडो। अगर कम्यूटर जोन की हम बात करें कि एक सेकेंड देखो, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कम्यूटर जोन है। कम्यूटर जोन का मतलब एक सौदेबाजी का एरिया है या नगरीय परिवहन तंत्र यहाँ पर अधिक विकसित होने लगता है, इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटर जोन, CZ मैंने लिखा है, ये कम्यूटर जोन है। उसके बाद में ये सिटी रीजन है या इसको नगरवाद कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं ये नगरवाद है, ठीक है। ये यहाँ पर हमें नगरवाद दिखाई देता है। सुबह सुबह टिफिन लेके आते हैं, नगर के उस एक सेंटर पे खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे जो नगरों को जिस पे भी मजदूरी या श्रमिक की आवश्यकता है वो उसको ले जाते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे ऐसा सीन बनता है। अगर जोधपुर में भी आपने देखा होगा कि जोधपुर का जो ये चौपासनी हाउसिंग बोर्ड एरिया, यहाँ पे पहला पुलिया है, फर्स्ट पुलिया पर लोग खड़े रहते हैं टिफिन लेके, सुबह सुबह बहुत मजदूरों की बड़ी भीड़ लगती है, ठीक है। तो वहाँ पर सौदेबाजी होती है,
मतलब इस कम्यूटर जोन में क्या होती है, सौदेबाजी होती है श्रमिकों के साथ, या कोई व्यापारी वर्ग है वो सौदेबाजी करते हैं, इस टाइप की घटनाक्रम यहाँ पे कम्यूटर जोन में होती है। अभिगमन का क्षेत्र होता है, मिश्रण क्षेत्र होता है, ठीक है। आपराधिक घटनाएं यहाँ पर होती है, आपराधिक जो लोग होते हैं वो यहाँ पर छुपे होते हैं पुलिस से बचकर, ठीक है, इसलिए ये घटना यहाँ पर होती है, ठीक है। ये कम्यूटर जोन हो गया। इसके बाद में नगरवाद का मतलब है, नगरवाद क्या होता है, देखो नगरवाद एक माइग्रेशन होता है, अपग्रेड मतलब इस रूप में कि जो पहले केवल दैनिक मजदूरी खेतों में किया करते थे, अब वो नगरों में आ गए हैं। तो नगरों में, फैक्ट्रियों में, नगरों के दुकानों पर, नगरों में जो भी काम होते हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की एक संरचना बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, रूरल अर्बन फ्रिंज कहते हैं। अभी चित्र में भी हम और देखेंगे इसके डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी भी हम देखेंगे कि किस प्रकार ये विकसित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 4 संरचनाएं हैं, ये चारों संरचना हमें दिखाई देती है। दैनिक कम्यूटर जोन अभी हमने देखा कि क्या होता है, ये सौदेबाजी का एरिया होता है, सौदेबाजी का एरिया होता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ फार्म हाउस होते हैं, ठीक है, बड़े लोगों के जो है फार्म हाउस होते हैं, उसमें कुछ बड़े अपराधी भी छुपे होते हैं, ठीक है, बड़े अपराध का एरिया भी होता है, इस टाइप के घटनाक्रम होते हैं। अर्बन शेडो क्या होता है, इसको हालांकि नगरवाद अगले में हम देखेंगे। ये अर्बन शेडो है, अर्बन शेडो का मतलब है नगरीय छायावाद, नगरीय संस्कृति की विशेषताएं, नगरीय चीज़ों का प्रभाव, नगरीय तत्वों की सेवा वहाँ तक आसानी से पहुँचती है, उसको हम अर्बन शेडो कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, अर्बन शेडो कहेंगे, ये नगरवाद, या इसको हम यूएस अर्बन शेडो जोन कह सकते हैं, ठीक है। इस बेल्ट में यहाँ तक इस नगर का प्रभाव रहता है, उसके बाद में इस नगर का प्रभाव समाप्त हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक रहता है, यहाँ तक लोग इससे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो ये एक संरचना होती है। लास्ट का जो है 5वां जोन, ये सिटी रीजन में ही हम इसको शामिल कर सकते हैं कि जैसे अर्बन शेडो है, तो अर्बन शेडो में क्या होता है कि अर्बन शेडो तक यहाँ की सुविधाएं पहुँचती है। अर्बन शेडो का जो कोर बाहर का ये आउटर एरिया होता है, मतलब ये जो परिधि होती है, जो मैं रेड लाइन कर रहा हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, सिटी रीजन कहते हैं। सिटी रीजन, हालांकि सिटी रीजन के अलग अलग कई शब्द हैं, अमलैंड में हम आगे से अमलैंड पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, सिटी रीजन के कई शब्द होते हैं, अलग अलग प्रयोग लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिटी रीजन का मतलब है कि जो आपने देखा ना कि जहाँ तक इस नगर की सेवाओं का प्रसार हो रहा है, ठीक है, जहाँ तक इस नगर की, जिस परिधि तक इस नगर की सेवाओं का, वस्तुओं का क्या हो रहा है, प्रभाव या प्रसार हो रहा है, जहाँ तक ये नगर सेवाएं दे रहा है, उसको हम सिटी रीजन कहते हैं। तो ये जो लास्ट वाली बेल्ट होता है, पेटी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सिटी रीजन। ये सिटी रीजन है। सिटी रीजन का मतलब आप वो मतलब समझ लेना कि नगरीय क्षेत्र है, ठीक है, नगरीय क्षेत्र का प्रभाव है, ठीक है, सिटी रीजन है यहाँ पर। ठीक है, ये सारा सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। ये पूरी एक संरचना है, किसकी संरचना है बताइए, ये नगरीय, ग्रामीण नगरीय उपांत की पूरी संरचना है। 5वां जोन, जहां तक नगर की वस्तुओं का क्या होता है, फैलाव या वस्तुओं का प्रभाव होता है, या हम कह सकते हैं वस्तुओं की सेवाएं दी जाती हैं, ठीक है, उसको हम किस में शामिल करते हैं, रूरल अर्बन फ्रिंज की सीमा में उसको हम शामिल करते हैं। उसके जस्ट बाद में पूरा टोटली रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये सारी संरचनाएं और दिख जाएगी अच्छे से। ये क्या है, ये पूरा अर्बन एरिया है, ठीक है, ये पूरा अर्बन एरिया है, और उसके चारों ओर ये क्या है, ये रूरल अर्बन फ्रिंज है, ये रूरल अर्बन फ्रिंज है, ठीक है। उसके चारों ओर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कम्यूटर जोन है। तो रूरल अर्बन फ्रिंज के भी 2 भाग हो जाएंगे। जो आंतरिक भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये आंतरिक भाग, ये क्या है, ये अर्बन फ्रिंज है, ये अर्बन फ्रिंज है, इसको UF लिख सकते हैं। ये क्या है, रूरल फ्रिंज है, इसको RF लिख सकते हैं। रूरल फ्रिंज, अर्बन फ्रिंज, फिर कम्यूटर जोन, ठीक है। बाकी जो है बाहर वाला नगरवाद, या हम इसको बाहरी सीमा कह सकते हैं, ये बेल्ट। इस प्रकार की संरचना यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पे जैसे जैसे बाहर जाएंगे, लिटिल पोल्यूशन की मात्रा कम होगी, अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट होगा, ठीक है, रूम फॉर एक्सपेंशन, यहाँ पे बड़े आवासीय क्षेत्र बनने लगते हैं, न्यू
लार्जर रोड बनती है, बड़ी बड़ी नई सड़कें बनती है यहाँ पर, ठीक है, बाहर वाले कम्यूटर जोन में हम कह सकते हैं, या बाहर के और जो सिटी रीजन वाला एरिया होता है, या इसको नगरवाद का प्रभाव हम कहते हैं वहाँ तक, ठीक है, पार्किंग स्पेस वगैरह, ये सारा एक विकसित रूरल अर्बन फ्रिंज की संरचना है, ठीक है। इसको इमेजिनेशन करना है, हालांकि ये एक आदर्शवादी चित्र है, ठीक है, उसका एकदम ये गोल या सेकेंडरी वलय के रूप में नहीं होता है, ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है, थोड़ी आदर्शवादी संरचना है, इसको आदर्शवाद के रूप में आप सिस्टमेटिकली इसको देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने चित्र बनाया वो थोड़ा सा एक व्यावहारिक रूप में हम उसको समझ सकते हैं। इसलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, इसको और इस चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखो पूरी संरचना, ये एग्जैक्ट संरचना है, थोड़ा सा आपको हो सकता है ब्लर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वाइट है, इसमें शब्द छोटे छोटे हैं, तो मैं जो चित्र बना के आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये पाया जाता है। तो देखो ये कोर एरिया है, इस कोर एरिया को क्या कहते हैं, किस में शामिल करते हैं, ये एक लाइन जा रही है, ये एक लाइन जा रही है, तो यहाँ पे बिल्टअप एरिया है। बिल्टअप एरिया किसका है, नगर का है, सिटी का कोर एरिया है, कंसंट्रेटेड है, संगठित है, बहुत अधिक क्या है, एकत्रित है, संगठित है, कंसंट्रेटेड एरिया है, इसको हम बिल्टअप एरिया कहते हैं, जो नगर का विकसित बना हुआ अंदर का कोर एरिया है, ठीक है। इसके जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे तो यहाँ पे ये जो पेटी है देखो, जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे तो इसकी ये जो बाहर की पेटी है, ये पेटी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। इस पेटी को यहाँ पे देखो क्या नाम दिया है, यहाँ पे इस पेटी का नाम क्या है, इनर फ्रिंज है, ठीक है, इसका नाम क्या है, ये इनर फ्रिंज है। ये आंतरिक पेटी है, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना 3 पेटियां पाई जाती है, आंतरिक पेटी, मध्यवर्ती पेटी और आउटर पेटी पाई जाती है अर्बन इसकी संरचना में, या इसके रूरल अर्बन फ्रिंज के प्रकारों में 3 प्रकार के प्रकार होते हैं। उसके बाद में देखो ये आउटर फ्रिंज है, ये कौन सी पेटी है, ये आउटर फ्रिंज की पेटी है। तो इनर फ्रिंज में नगरीय विशेषताएं अधिक पाई जाती है, आउटर फ्रिंज में जाएंगे, OF में जाएंगे तो धीरे धीरे नगरीय विशेषताएं कम होती जाती है, ठीक है। उसके बाद में अभी हमने देखा था अर्बन शेडो, ये अर्बन शेडो है, इस पूरे एरिया तक अर्बन की संस्कृति का प्रभाव विस्तार पाया जाता है। ये क्या है, अर्बन शेडो, इस बेल्ट तक, मतलब ये जो बेल्ट है ये अर्बन शेडो है, यहाँ पे अर्बन शेडो लिखा है, नगरवाद का प्रभाव, ठीक है, नगरीय संस्कृति का प्रभाव यहाँ तक पाया जाता है। उसके बाद में ये पूरा बेल्ट ये कौन सा आ जाता है, ये रूरल हिंटरलैंड है, ग्रामीण पृष्ठीय एरिया आ जाता है। ये कौन सा है, ये पूरा ग्रामीण पृष्ठीय एरिया इसमें शामिल हो जाता है, पीछे का जो गांव का पृष्ठीय एरिया होता है वो शामिल हो जाता है, ठीक है। ये रीजनल सिटी मैक्सिमम कम्युनिटी, ये कम्युनिटी जोन है, मतलब कम्यूटर जोन है, इसका भाग भी इस कम्यूटर जोन में आ जाता है। लो डेंसिटी ओपन स्पेस पाया जाता है, ठीक है। रूरल हिंटरलैंड इसको हम कहते हैं। जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे तो रूरल हिंटरलैंड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे नगरीय प्रभाव, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा। डिस्पर्स्ड सब सिस्टम अर्बन फील्ड और सिटीज कंट्री साइड, ठीक है, यहाँ पे माइल इसमें मिल्स में भी दिया हुआ है। तो बीच बीच में यहाँ पे क्या है, देखो ये उपग्रह नगर, छोटे टाउन्स है, विलेज है, ये छोटे छोटे गाँव हैं, ठीक है, हेमलेट्स हैं, छोटे छोटे पूर्वा है, नंगला है, पल्ली है, ठीक है। बीच में यहाँ पे कुछ उपनगर है, ठीक है, ये छोटा सा कोई उपनगर है, उपग्रह नगर है, यहाँ पे अलग अलग ये संरचनाएं विशेषताएं पाई जाती है। तो ये सारी संरचना और विशेषता किसकी, रूरल अर्बन फ्रिंज की। इस प्रकार ये कोर एरिया, फिर इनर फ्रिंज, इनर फ्रिंज में नगरीय अर्बन फ्रिंज कह सकते हैं, नगरीय विशेषताएं सर्वाधिक पाई जाती है। फिर उसके बाहर जाएंगे आउटर फ्रिंज में ग्रामीण विशेषताएं आ जाएगी, नगरीय विशेषताएं कम हो जाएगी। उसके बाहर जाएंगे तो अर्बन शेडो जोन, जहाँ पर नगरीय संस्कृति का, नगरीय चीज़ों का, नगरीय वस्तुओं का, नगरीय सोच का प्रभाव पाया जाता है, इसको अर्बन शेडो जोन कहते हैं। नगरीय छाया हमें दिखाई देती है, मतलब नगरीय फुटप्रिंट हमें दिखाई देते हैं। और बाहर की तरफ जाएंगे तो और चीज़ें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब हमें समझना है कि ग्रामीण नगरीय उपांत की विकास की क्या अवस्थाएं हैं। सिंपल है, जो अभी हम पढ़ते आए हैं उसी का ही रूप है। देखिए, ग्रामीण अवस्था सबसे पहले क्या होती है, रूरल स्टेज होती है। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, पूरी ग्रामीण अवस्था है। ग्रामीण अवस्था में क्या है, गांव है, खेत खलियान है, बड़े खेत हैं, ठीक है, बड़े खेत हैं जहाँ पर रेंट या भूमि का मूल्य बहुत डाउन है। साथ में यहाँ पर प्राथमिक कार्य हैं, प्राथमिक कार्यों में अधिक लोग लगे हुए हैं, पशुपालन या पशुचारण हो रहा है, जीवन निर्वाह कृषि होती है। क्या होती है, जीवन निर्वाह कृषि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैसे अन्न कृषि कहते हैं। लोग अपने हाल में मस्त रहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ग्रामीण अवस्था है। पहली क्या है, पूरा गांव है, तो गांव में जो सारा सिस्टम होता है वही यहाँ पर है,
ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, कृषि भूमि, स्टेज सेकंड में क्या होगा, कृषि भूमि में परिवर्तन होगा। किस में चेंज हो रहा है, कृषि भूमि में, मतलब एग्रीकल्चर लैंड चेंज आएगा यहाँ पर। एग्रीकल्चर लैंड चेंज में क्या होगा, धीरे धीरे जो कृषि कार्य होता है वो कृषि कार्यों में धीरे धीरे क्या आएगा, कृषि कार्यों में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्या आएगा कि यहाँ पर जो है भूमि का मूल्य बढ़ने लगेगा, भूमि का मूल्य बढ़ेगा। कुछ लोग अपनी ज़मीनें क्या है, ज़मीनें बेचेंगे, और ज़मीन के बेचने से धीरे धीरे यहाँ पर क्या विकसित होगा, बड़ा जो है सोसाइटी, धीरे धीरे बाहर का प्रभाव आना लगेगा, या बाहर का कोई प्रोजेक्ट है, नगरीय प्रोजेक्ट है, यहाँ पर स्थापित होने लगेगा। धीरे धीरे जो कृषि कार्य था, वो कृषि कार्य जो निर्वाह कृषि थी, वो अब कृषि किस में धीरे धीरे कन्वर्ट होगी, कृषि धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगी, गहन कृषि में होगी, मतलब साग सब्जी फल फ्रूट में चेंज होगी। ठीक है, फूलों की कृषि होगी। इस प्रकार यहाँ पे गहन कृषि की तरफ इसका विकास होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, पशुचारण हो रहा था, अब यहाँ पे पशुपालन होगा। पशुपालन का मतलब है यहाँ पर डेयरी का विकास होगा। ठीक है, धीरे धीरे डेयरी पालन होगा, डेयरी का विकास होगा। तो ये चेंजेज, ये कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन धीरे धीरे यहाँ पर होने लग जाते हैं, शुरू होने लग जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम अवस्था ग्रामीण अवस्था, दूसरी अवस्था में कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है। जो कृषि में भूमि उपयोग कर रहे थे उसका संकुचित विस्तार होता है, मतलब अब गहन कृषि करने लग गए हैं। पशुचारण की जगह पशुपालन और डेयरी उद्योग आ गया है। ठीक है, तबेले खुल रहे हैं। साथ में जो है कृषि के साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें, मान लो मोबाइल टावर आ गया तो आधा भाग जो है कुछ मोबाइल टावर को दे दिया, कुछ ऐसी चीज़ें और आती है मतलब इस एरिया में। तो लैंड यूज कृषि का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था में क्या है, व्यावसायिक परिवर्तन हो रहा है। व्यावसायिक परिवर्तन का मतलब है जो लोग कृषि कार्य में थे, ठीक है, वो अब क्या कर रहे हैं, वो द्वितीयक सेकेंडरी में लग रहे हैं, मतलब उद्योगों की तरफ बढ़ रहे हैं। कृषि कार्य से उद्योग की तरफ या द्वितीयक तृतीयक सेक्टर में लोगों का क्या होता है, प्रवेश होता है। साथ में यहाँ पे व्यावसायिक परिवर्तन क्या हो रहा है, पहले क्या थे, कृषि श्रमिक थे। जो कृषि श्रमिक थे, जो खेतों में काम करते थे, वो कृषि श्रमिक अब क्या बन जाएंगे, औद्योगिक श्रमिक या नगरीय श्रमिक बन जाएंगे। वो औद्योगिक श्रमिक या नगरीय श्रमिक बनेंगे। अब जनरली आपने देखा होगा कि आजकल जो रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया है, मतलब गांव में तो हमें मजदूर मिल जाते हैं, लेकिन जो रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया है उसमें हमें कृषि के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं, या मजदूर मिलते हैं या श्रमिक मिलते हैं तो भी बहुत अधिक महंगी रेट पर मिलते हैं। जनरली आपने ये देखा होगा, बहुत अधिक महंगी रेट में यहाँ पर वो हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर वो महंगी रेट में मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ वहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कृषि श्रमिक हैं वो किसकी तरफ बदल गए, वो औद्योगिक श्रमिक या नगरीय श्रमिक में चेंज हो गए, जहाँ पर उनको दैनिक मजदूरी अधिक मिलती है। ठीक है, ये घटनाक्रम आपको देखने को मिलता है। तो व्यावसायिक यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, लोगों का प्रवास हो रहा है। ठीक है, प्रवास मतलब कार्य को लेकर भी हो रहा है, प्रवास जगह को लेकर भी हो रहा है, दोनों की तरफ हो रहा है। ठीक है, फिर नगरीय भूमि उपयोग में यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब वो कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन हुआ, ये नगरीय भूमि उपयोग में परिवर्तन होगा। नगरीय भूमि उपयोग का परिवर्तन का मतलब है यहाँ पर आवासीय कॉलोनियाँ बनेगी। ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया, आवासीय यहाँ पर कॉलोनियाँ का विकास होगा, कॉलोनी का डेवलपमेंट या विकास होगा। साथ में यहाँ पर कुछ बड़े, जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल आ गया बड़ा, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी आ गई, तो कोई यूनिवर्सिटी या कोई बड़ा हॉस्पिटल या इसके साथ में कुछ बड़ा कोई स्टेडियम, ठीक है, इस प्रकार का सरकार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर धीरे धीरे बनने लगता है। ठीक है, कोई साथ में कोई बड़ी पानी की टंकी, ठीक है, पानी की टंकी या कोई सीवेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनने लगती है धीरे धीरे। ये पूरा जो है, या मान लीजिए कोई रिको इंडस्ट्रियल एरिया, कोई रिको एरिया डेवलप हो गया। रिको एरिया का मतलब है ऐसा एरिया, ऐसी कृषि भूमि जिसको अब औद्योगिक भूमि में परिवर्तन कर दिया गया है, वहाँ पर उद्योग स्थापित होंगे, उसको हम क्या कह सकते हैं, रिको एरिया। या आपने देखा होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, सेज एरिया का डेवलपमेंट होने लगता है, सेज बनने लगता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने लगता है, जो सरकार द्वारा घोषणा की जाती है। तो ये सारा यहाँ पर नगरीय भूमि उपयोग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद में धीरे धीरे इसमें अर्बन विलेज सिस्टम आते हैं। लास्ट की जो अवस्था होती है
पांचवी अवस्था में क्या होता है, पूर्ण वहां पे नगरीय संरचना हमें दिखाई देती है। ठीक है, जैसे हम अर्बन विलेज कहते हैं, पूर्ण नगरीय संरचना दिखाई देती है। साथ में कुछ जो ग्रामीण कल्चर होती है, ग्रामीण संस्कृति होती है, उसके भी चिन्ह दिखाई देते हैं। ठीक है, ग्रामीण संस्कृति के पद चिन्ह भी कुछ दिखाई देते हैं बचे हुए। ठीक है, साथ में अभी भी ये एरिया क्या होता है, ग्रामीण पंचायत के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रभाव सर्वाधिक किसका हो गया है। जैसे आपने जोधपुर में देखा होगा लूणी पंचायत समिति है, ठीक है, या जो है कुड़ी बख्तासनी है, कुड़ी गांव है, तो वो कुड़ी किस में आता है, ठीक है, कुड़ी पूरा रूरल अर्बन फ्रिज में आ गया, लेकिन अभी भी वहाँ पे ग्रामीण या एक वो हम कहें कि पंचायत समिति लगती है। तो इस प्रकार का जयपुर में आप देखोगे, जयपुर में माचवा गाँव है और एक दो गांव और है, मुझे ये कुकस के साइड जाते हैं तो एक दो गांव आते हैं जो पूरा एकदम सिटी के अंदर छिपे हुए हैं, सिटी के अंदर संलग्न हो गए हैं, लेकिन उसमें वहाँ पर अभी भी ग्रामीण विशेषताएं पाई, मतलब जो प्रशासनिक सिस्टम ग्रामीण लग रहा है। ठीक है, और पूरा शानदार सिटी के रूप में डेवलप हो गया, कहीं पर भी ये दिखाई नहीं देता कि ये गाँव है क्या। ठीक है, लेकिन इस प्रकार अभी भी ग्रामीण पंचायत का क्या होता है, प्रभाव होता है। अभी भी हमें ग्रामीण पंचायत का हमें प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, ये इस प्रकार का एक जो स्थिति बनती है वो अर्बन विलेज कहलाती है, जहाँ पर जो लैंड की रेट होती है, लैंड वैल्यू होती है या लैंड कॉस्ट होती है, वो अत्यधिक क्या हो जाती है, बहुत अधिक हाइक हो जाती है, बढ़ जाती है। और यहाँ पर तेजी से, सर्वाधिक तेजी से ये परिवर्तनशील एरिया होता है, सर्वाधिक तेजी से ये परिवर्तनशील एरिया होता है, जिसका यहाँ पर डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसका अगर हम इसको चित्र के रूप में भी देखें तो भी इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार इसका डेवलपमेंट होता है या विकास होता है। देखिए, इसकी 5 अवस्थाएं होती है रूरल अर्बन फ्रिंज के निर्माण की। ठीक है, ये इधर क्या है, इसको हम टाइम को ले सकते हैं, ये समय है, इसको यहाँ पर समय ले सकते हैं। इधर रेट ऑफ चेंज ले सकते हैं कि क्या परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन की दर है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ले सकते हैं। अब शुरुआत में स्थिति क्या थी, रूरल एरिया था, शुरुआत में क्या थी, ग्रामीण स्थिति थी, और ग्रामीण स्थिति धीरे धीरे परिवर्तन होकर क्या बनती है, एग्रीकल्चर लैंड यूज चेंज आता है, फिर व्यावसायिक परिवर्तन होता है, फिर नगरीय परिवर्तन होता है, लास्ट में जाके अर्बन विलेज बनता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो प्रोसेस थी, यहाँ तक क्या थी स्थिति, ये यहाँ तक स्थिति अगर हम देखें तो ये फर्स्ट स्टेज थी। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज थी, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कौन सी ये स्थिति आई, ये सेकंड स्टेज आई। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा करके देखें तो ठीक रहेगा। देखिए, ये क्या है, ये अपनी फर्स्ट स्टेज है, अभी रूरल स्टेज, ये क्या है, ये सेकंड स्टेज है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर ये थर्ड स्टेज है, और यहाँ पर ये क्या है, ये फोर्थ स्टेज है, और आगे जाके ये पूरा यहाँ पे क्या बन जाता है, 5वें स्टेज में अर्बन विलेज बन जाता है। तो समय के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें क्या होती जाती है, परिवर्तन होती जाती है। तो यहाँ पे ये जो समय है या ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार्टिंग का जो एरिया क्या है, ये विलेज एरिया है। ठीक है, ये ग्रामीण एरिया है। तो यहाँ पे क्या है, एग्री लैंड चेंज हो रहा है। दूसरी स्टेज में क्या हो रहा है, एग्री लैंड चेंज हो रहा है, मतलब ग्रामीण कृषि परिवर्तन हो रहा है, मतलब कृषि भूमि में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तीसरी स्टेज में क्या हो रहा है, ऑक्यूपेशन चेंज हो रहे हैं, व्यावसायिक चेंज आ रहा है कि कृषि श्रमिक जो है अब नगरीय श्रमिक बन रहे हैं। चौथी स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्बन लैंड यूज चेंज हो रहा है, अर्बन लैंड यूज यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये अर्बन लैंड यूज चेंज है। और 5वीं स्टेज क्या है, ये अर्बन विलेज की स्टेज होती है, जहाँ पर पूरा नगर, उससे पूरा जो है ग्रामीण एरिया वो नगर से जुड़ जाता है, इसके नगरीय ग्राम कहते हैं इसको। ये क्या है, पूरा अर्बन विलेज है। ठीक है, ये नगरीय ग्राम या इसको हम अर्बन विलेज कहते हैं। ये सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है।
ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज में विलेज एरिया होता है, फिर एग्रीलैंड चेंज आता है, फिर ऑक्यूपेशनल चेंजेज आते हैं, ठीक है, फिर अर्बन लैंड यूज चेंज आता है, और ये अर्बन विलेज आखिर में जाके बन जाता है। तो इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है, इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन से किसका निर्माण हो रहा है? अर्बन फ्रिंज का निर्माण हो रहा है। तो ये रूरल अर्बन फ्रिंज की विकास की 5 अवस्थाएं हैं। सिंपल चेंज हो रहा है, सिंपल चेंज हो रहा है, बहुत जो हम पहले से पढ़ते आए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर समय के अकॉर्डिंग क्या हो रही है? चेंज हो रही है। आगे बढ़े, चलिए अब इसकी थोड़ी सी 1-2 चीज़ है कि नगरीय ग्रामीण उपांत की सीमांकन करने की विधियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। इसमें कुछ लोगों ने काम किया है, जैसे हमारे रामचंद्रन साहब है, रामचंद्रन, या इनको थोड़ा सा नाम में यहाँ पे मिस्टेक है, RL सिंह कह सकते हैं, रामलोचन सिंह कह सकते हैं, ठीक है, रामलोचन सिंह, इन्होंने काम किया है। इन्होंने ग्रामीण नगरीय उपांत, यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो ये हमने अभी रूरल की संरचनाएं देखी है, रूरल की विकास की अवस्थाएं देखी है, रूफ की हमने सारी विकास की अवस्थाएं, सारी चीज़ें हमने देखी है। तो जो रूफ की संरचना होती है वो इतनी जटिल होती है कि इसके सीमांकन को निर्धारित करना बहुत भयंकर भारी काम पड़ता है, ठीक है, कि हम किस आधार पर निर्धारण करें। तो यहाँ पे आधारों का निर्धारण करना भारी पड़ता है। यहाँ पे अगर छोटी सी चीज़ हम समझें कि रूरल अर्बन फ्रिंज के निर्धारण करने की या सीमांकन की विधियाँ क्या है या सीमांकन के आधार क्या है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बेंगलोर शहर और बनारस शहर का क्या है? रूफ की संरचना का इन्होंने अध्ययन किया था, जिसमें इन्होंने कई कारक आधार लेके इन्होंने इसका वर्गीकरण किया, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और देखते हैं, उसके बाद में जो प्रोफेसर उजागर सिंह है, इन्होंने काफ़ी नगरों पर काम किया, जिसे हम क्या कहते हैं? कावाल कहते हैं, KAVAL, कावाल। कावाल का मतलब के से मतलब क्या है? कानापुर। हमारे कानापुर के प्रधान जी है ना, वो एक वीडियो वायरल हुआ था एक बार, आपने देखा होगा जनरली कि एक टीचर है, महिला है, उनसे वो पढ़ा रही है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, कोई प्राइवेट या पता नहीं सरकारी थी। वहाँ पे एक मीडिया वाला पहुँच गया और उनसे पूछा कि आपके बताइए, आपके जो है भारत के मुख्यमंत्री कौन, भारत के प्रधानमंत्री कौन है या भारत के राष्ट्रपति कौन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो उसने कहा ना, वो है ना हमारे कानापुर वाले प्रधान जी, वही हमारे जो है प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था, शानदार। तो यहाँ पे कानपुर, ठीक है, ए का मतलब है यहाँ पर आगरा, और वी का मतलब है यहाँ पर वाराणसी, ठीक है। वापस ए का मतलब क्या है? इलाहाबाद, और एल का मतलब यहाँ पे क्या है? लखनऊ। तो इन 5 नगरों का प्रोफेसर उजागर सिंह ने बहुत शानदार तरीके से अध्ययन किया है। तो प्रोफेसर उजागर सिंह और RL सिंह, ठीक है, और इसके अलावा एक है DK मुखर्जी हैं, इन्होंने विदेशों में काम किया था, ठीक है। इन्होंने जो अपना ये फ्लोरिडा है, USA में इन्होंने काम किया था। फ्लोरिडा USA का एक नगर है, फ्लोरेंस करके इस प्रकार का एक नाम है। तो उसका क्या, इन्होंने रूफ की संरचना का अध्ययन किया, ठीक है। ये 2-3 नाम आपको ध्यान में रखना है, जनरली इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े तो अब हम ये देखेंगे कि इनके ग्रामीण नगरीय उपांत की सीमा निर्धारण करने की विधियाँ मतलब क्या होती है। विधियों में इन्होंने किस में काम किया वो आपने देख लिया, बस यही विधियाँ हैं। अब विधियों में क्या होता है कि कुछ कारक होते हैं कि किस आधार पर आप ग्रामीण नगरीय उपांत को डिवाइड करोगे, कारक क्या लोगे। तो कारक के रूप में अगर हम देखें तो कारक के रूप में क्या होता है? भूमि उपयोग परिवर्तन होता है, जनसंख्या घनत्व होता है, लैंड यूज, नगरीय प्रभाव क्षेत्र, ये बहुत सारे कारक होते हैं जिसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ की संरचना कैसी है, वहाँ का डेवलपमेंट कैसा है, वहाँ का पूरा सिनेरियो कैसा है। उस सारी विशेषताओं के आधार पर वो सारा परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, जिसके आधार पर ये विधियों के द्वारा या सीमांकन का आधार प्रस्तुत करते हैं, उस आधारों से उसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये सिंपल तत्व होते हैं जिसके आधार पर हम ये चीज़ें देखते हैं। तो आज काफ़ी लंबी क्लास हो गई, तो थोड़ा मैं इसको स्किप कर रहा हूँ,
ठीक है, आपको नोट्स में मिल जाएगी वो चीज़, अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। सारे आधार सिंपल है, जो हमने विशेषताएं देखी वही विशेषताओं को क्या बना लिया जाता है, आधार बना लिया जाता है। आधार होता है कि वो प्रशासनिक सीमा से बाहर होना चाहिए, कर मुक्त एरिया होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर ये रूरल और अर्बन की दोनों की विशेषताएं पाई जानी चाहिए, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है कम मतलब अधिक बढ़ता हुआ होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व अधिक होना चाहिए, 400 प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, वहाँ का लिंगानुपात जो है वो रेशियो बिगड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब पुरुषों का प्रवास अधिक होना चाहिए, पुरुषों का जितना अधिक प्रवास होगा वहाँ पर महिलाओं का रेशियो कम होगा, तो इसे सेलेक्टिव माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है, सिलेक्टिव माइग्रेशन है। और सिलेक्टिव आयु के अनुसार भी माइग्रेशन है, मतलब चयनात्मक आयु के अनुसार, यहाँ पे आयु मतलब रूरल अर्बन फ्रिंज में कौन अधिक माइग्रेशन करेंगे, युवा अधिक लोग माइग्रेशन करेंगे, जो कार्यशील जनसंख्या वो इसमें अधिक पाई जाती है रूरल अर्बन फ्रिंज में, तो इस प्रकार का जो है चयनात्मक यहाँ पे इसको लिया जाता है। साथ में यहाँ पर ये डेमोग्राफिक सिस्टम हो गया, साथ में भूमि लैंड यूज परिवर्तन क्या हो रहा है, कृषि भूमि में कितना योगदान है, वहाँ की आवासीय संरचना कैसी है, वहाँ की नगरीय भूमि की संरचना कैसी है, वहाँ के जो एक ये कल्चर पाया जाता है वो कल्चर कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आधार बनाकर ये इसका सीमांकन किया जाता है। हालांकि बहुत टफ काम होता है, बहुत कठिन होता है वो जो ये करते हैं। अब ये जाने कि किस प्रकार ये करते हैं, हमें केवल अपना काम करना है कि एग्जाम में जो चीज पूछी जाती है वो नहीं छूटे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो लास्ट में हम देख लेंगे कि जो ग्रामीण नगरीय उपांत होता है उसकी समस्याएं क्या क्या होती है, क्या क्या इससे समस्याएं उत्पन्न होती है ग्रामीण नगरीय उपांत की, ठीक है। यहाँ पर कुछ समस्याएं जनरल होती है, सिंपल देखो कि ग्रामीण नगरीय उपांत है तो ये सबसे पहले क्या होता है, अनियोजित होता है, यहाँ पे क्या होता है, अनियोजित होता है। तो अनियोजित होने के कारण से यहाँ पे क्या है, मलिन बस्तियों का विकास होता है, क्या होता है यहाँ पर, मलिन बस्तियों का विकास होता है, ठीक है। साथ में मलिन बस्तियों का विकास होता है तो यहाँ पे अपराध, शोषण, इस तरह की गतिविधियां अत्यधिक यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। लूटपाट, डकैती, ऐसी घटनाएं बन जाती है। साथ में अनियोजित होने के कारण से यहाँ पे क्या है, जो बेसिक सुविधाएं होती है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पे अभाव होता है कि सड़क नहीं है, नाली नहीं है, सीवेज सिस्टम नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, बेसिक सुविधाओं का यहाँ पे अभाव पाया जाता है, ये समस्या होती है। साथ में यहाँ पर उच्च प्रवास से ये ग्रस्त होता है, उच्च प्रवास से ग्रस्त होने के कारण से यहाँ पे जन दबाव अधिक होता है, ठीक है, जन दबाव, क्योंकि यहाँ पे कुछ आवासीय बिल्डअप एरिया होता ही नहीं है, तो उस जो भी आवासीय एरिया छोटा मोटा बना होता है उस पे जन दबाव यहाँ पे क्या पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है कृषि भूमि होती है उसका क्या होता है, नाश होता है, या कृषि भूमि का यहाँ पर हनन होता है, ठीक है। ग्रामीण संस्कृति समाप्त होती है, ग्रामीण संस्कृति समाप्ति की ओर होती है, ठीक है। और इसके अलावा भूमि की जो भूमि का मूल्य है या भूमि की वैल्यू है वो अत्यधिक बढ़ने लगती है, ठीक है, भूमि की वैल्यू वहाँ पर अत्यधिक बढ़ेगी। इसके अलावा और भी कारक ले सकते हो कि ग्रामीण रूरल अर्बन फ्रिंज की जो है सीवेज सिस्टम नियोजन और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर दिक्कत रहती है, ठीक है, प्रशासनिक अव्यवस्था टाइप यहाँ का माहौल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एक डर का सा माहौल, एक असुरक्षा की भावना हम लिख सकते हैं कि एक यहाँ पर असुरक्षा की भावना भी जनरली हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सारी कुछ कॉमन समस्याएं होती है, ये हमें दिखाई देती है वहाँ पर। और अनियोजित नगर जब नहीं बनता है तो अनियोजन के बाद में धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं, उसके जो अलग अलग प्रभाव डायमेंशंस निकल कर आते हैं वो हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारी कुछ कॉमन विशेषताएं होती है जो ग्रामीण नगरीय उपांत की समस्याओं को हमें दिखाती है, ठीक है, सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही है, ये हमारा ग्रामीण नगरीय उपांत था।
इसमें हमने एक चीज़ छोड़ी है, ठीक है, ये जो उपांत के निर्धारण करने की विधियां हैं, हालांकि मैंने बोल के आपको सारी बता दी है, वही चीज़ें हैं। उस कारकों के आधार पर कई सारे कारक होते हैं, कोई फिक्स कारक नहीं होते हैं, उन कारकों के आधार पर इसका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन थे मेरे पास, देखता हूँ अगर है तो, जो पिछली वैकेंसी में पूछे गए थे वो हम देख लेते हैं। एक सेकेंड, दो क्वेश्चन शायद आए थे ऐसा कुछ है, इसमें देख लेते हैं कि रूरल अर्बन फ्रिंज से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हाँ जो पूछा गया है, मतलब जो हमने पढ़ा है उससे हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखो एक ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है। अभी आपने पढ़ा है रूरल अर्बन फ्रिंज, आपने पूरा पढ़ा है। ज्योग्राफी विद मनीष जांगड़ सर, स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी का सेव स्कोर कितना रह सकता है? 2-4 दिन और वेट कर लो ना, आ जाएगा, चिंता मत करो, आ जाएगा। इसका आंसर दो, जो भी आप क्लास देख रहे हैं, आपने जिसने पूरी क्लास देखी है उसको इसका आंसर देना है कि जो ग्रामीण नगरीय उपांत की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये लास्ट वैकेंसी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है 2021 का, ये शानदार क्वेश्चन है। बताइए इसका क्या होगा कि ग्रामीण नगरीय उपांत की निम्नलिखित विशेषताओं का विचार कीजिए। विविधता एवं विलगाव की अवस्था होती है, ठीक है, विविधता, डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सामाजिक एक सरोकार हमें दिखाई देता है कि हर जाति वर्ग के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि विविधता और विलगाव की अवस्था होती है, चयनित आप्रवास होता है, सिलेक्टिव माइग्रेशन होता है, अभी मैंने लास्ट में बताया था जस्ट, कृषि भूमि की हानि होती है, अनियोजित वृद्धि होती है। तो मुझे तो ये तीनों ही लग रहे हैं, चारों ही लग रहे हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, आप सभी ने राइट आंसर कर दिया होगा, 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चारों ही पाए जाते हैं कि ग्रामीण नगरीय उपांत की निम्नलिखित विशेषताओं में विचार करना है। विविधता और विलगाव का मतलब होता है, विलगाव इसलिए हो रहा है क्योंकि नगर से ये मतलब जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग नगर की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग जो है ग्रामीण से यहाँ पर आके बस रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सोनू मिल दोनों का, ठीक है, क्या बात है, 2-2 सोनू आगे एक साथ, चलिए अच्छी बात है। तो देखो ये सिंपल है, विविधता मतलब अलग अलग ग्रुप के समूह यहाँ पर आके बसते हैं, ठीक है। हर जाति धर्म वर्ग के लोग यहाँ पर रूरल अर्बन फ्रिंज में रहते हैं, जिस प्रकार नगर में रहते हैं वो वैसे रूरल अर्बन फ्रिंज में भी पाई जाती है। चयनित आप्रवास का मतलब है कि सिलेक्टिव लोग आते हैं, सिलेक्टिव माइग्रेशन होता है कि पुरुष वर्ग ज़्यादा यहाँ पर आता है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है कार्यशील जनसंख्या वो ज़्यादा आती है, बाकी बच्चे बूढ़े महिलाएं अधिक गाँवों में रहती है, ठीक है। तो इनका अधिक आप्रवास होता है। कृषि भूमि की हानि होती ही है क्योंकि नगरीय संरचनाएं अधिक विकसित होने लग जाती है, तो वो कृषि भूमि को क्या कर देती है, नगर में कन्वर्ट कर देती है। और अनियोजित वृद्धि होती है, सभी को पता है आप सभी का। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नहीं है, सिटी रीजन हालांकि, ठीक है। नगर प्रदेश शब्द की रचना जिसने की थी, ये इसका क्वेश्चन नहीं है, अगर हम अभी इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगला है नगरीय उपांत के विषय में सही कथन है। तो कथन और कारण से आते हैं, इसलिए मैंने इसमें इतना समय लिया है, लंबी क्लास ली है, पूरा हमने सिस्टमेटिकली समझा है। नगरीय उपांत के विषय में सही कथन है, ये 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कब आया था? सॉरी 2016 वाला जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया। तो लास्ट में 2 वैकेंसी हुई है, दोनों वैकेंसियों में एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, मैंने बहुत विस्तार से समझाया। अब मैं आपने क्लास देख लिया, आप वापस जाके देखेंगे तो आप 15 मिनट में इसको आराम से कवर कर लेंगे, पूरे टॉपिक को, ठीक है, आराम से कवर कर लेंगे। तो 2016 में, ठीक है, नगरीय उपांत के विषय के रूप में सही कथन है, तो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट रटने वाला कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो, नगर के चारों ओर उसकी प्रशासनिक सीमा से परे क्षेत्र होता है। सिंपल, कितना सिंपल लाइन पूछी है, बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये राइट है। इसके साथ में पूछा है नगर के चारों ओर किंतु उसकी प्रशासनिक सीमा के भीतर का क्षेत्र होता है। तो दूसरा मुझे गड़बड़ लग रहा है, पूरक नगर होता है, अंतः नगर होता है। तो आपको सीधा सीधा फर्स्ट आंसर ही आपको क्या मिल गया है? अरे विकास, ये 2 कैसे होगा? नगर के चारों ओर किंतु उसकी प्रशासनिक सीमा के भीतर का क्षेत्र, प्रशासनिक सीमा के भीतर का क्षेत्र नहीं होता, मैंने बार बार कहा है। नगर के चारों ओर का है लेकिन प्रशासनिक सीमा से बाहर है, जहां पर नगर पालिका समाप्त हो जाती है वहीं पर क्या पाया जाता है? नगरीय उपांत पाया जाता है। इसमें क्या होगा? राइट आंसर ए होगा, ठीक है। नगर के चारों ओर उसकी प्रशासनिक सीमा से परे क्षेत्र होता है, ठीक है, प्रशासनिक सीमा से बाहर होता है, वो क्षेत्र आएगा,
ठीक है। आंतरिक क्षेत्र में आ गया तो फिर तो वो नगर पालिका पार्ट हो गया, जहाँ पे लाइट, पानी, बिजली, सड़क व्यवस्था सब कुछ होगी, अगर वो प्रशासनिक सीमा के भीतर आ रहा है, अंतर आ रहा है, ठीक है। पूरक नगर नहीं होगा, अंतर नगर नहीं होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इस प्रकार आप ऐसे टॉपिक को अगर करते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं कि सेटलमेंट ज्योग्राफी से डरते हैं, तो आसान कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, हल्की सी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, ये सारा हमारा आज का पूरा रूरल अर्बन फ्रिंज था, और इस पे कुछ लोगों ने सीमांकन की विधियों पे और काम किए हैं, जो विदेशी हैं और काम किए। तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ना तो नेट में पूछे जाते हैं, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभार, हालांकि मैंने कभी देखा नहीं है, जैसे हमने DK मुखर्जी, प्रोफेसर उजागर सिंह, ठीक है, RL सिंह का सारा हमने सिस्टम देखा था, पढ़ा था। तो इनसे भी क्वेश्चन जनरली ग्रामीण नगरीय उपांत को लेकर नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। विकास मोतीलाल चौधरी, नोट्स कब आएंगे? काम चल रहा है यार, नोट्स कब बनाऊं? देखो अब 10:30 हो रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, आएंगे, काम चल रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। नोट्स मई अंत तक या जून फर्स्ट वीक में आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने कहा है, सोनू मिल, थैंक यू। इसलिए मैंने कहा कि अभी आप क्या करो, अभी आप ज़्यादा फोकस किताबों पर करो, बुक्स पढ़िए। अभी नोट्स नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़िएगा। अगर नोट्स नोटिफिकेशन आने से पहले पढ़ रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है। इसलिए अभी फुल फोकस, थोड़ी थोड़ी किताबें पढ़िए, थोड़े आपके पास जो भी नोट्स मटेरियल है वो पढ़िए। किताबें मैंने बता चुका हूँ कौन सी पढ़नी है, ठीक है। इस अर्बन ज्योग्राफी में आप बंसल की किताब आती है, सुरेश चंद्र बंसल की, वो पढ़ सकते हैं। एक SD मौर्य की किताब आती है, वो भी बहुत शानदार है। SD मौर्य की अधिवास भूगोल आती है, ये किताब लेके आ जाना। पहले मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने अभी पढ़ी है, अच्छी किताब है, ठीक है। जो अर्बन ज्योग्राफी सुरेश चंद्र बंसल की आती है वो बड़ी है, तो उसी का छोटा रूप है, तो ये भी अच्छी किताब है, ये आप ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपके कोई क्वेश्चन है? और सीमा चौधरी 15% पास होने चाहिए प्लीज़ सर। देखो, जो सर आप पढ़ाएंगे उस कंटेंट से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उसी से सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर मैं तो बहुत बड़ा जो है भविष्य करता, मतलब एक देवता बन जाऊँगा, ठीक है। मैं तो फिर सभी से वो ले लूँगा कि लो आ दो, मेरे पास आ जाओ, सब 5-5 लाख लोग पैसे इकट्ठा कर दो और जो मैं पढ़ाऊँगा वो पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। तो फारूकी एम का ये क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता है। हम हमारा प्रयास करते हैं, आप अपना प्रयास करते हैं, दोनों का जब प्रयास जुड़ता है तो सिलेक्शन होता है। मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कंटेंट अपने आप में कोई परिपूर्ण नहीं होता है, लेकिन प्रयास ये रहता है कि मैं जो सारा कंटेंट बना रहा हूँ, वो जो पीछे के सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, नेट के क्वेश्चन आ रखे हैं, सारी चीज़ों को देखकर मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ताकि जो आए हुए क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, इतना वास्ट एरिया है, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंटेंट है उससे 85 से 90% क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। 85 से 90% क्लास और नोट्स, पैनल, PDF से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और वही ढंग से आप कवर कर लेते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। सोनू ओल्ड पेपर सोल्व करवाएंगे, धीरे धीरे करवाएंगे, ठीक है। 1-2 दिन में, इस सैटरडे संडे को हम इसका लेंगे। तारा क्या कह रहे हैं? तारा सर, आपको देखकर बहुत हौसला मिलता है कि आप कितना मेहनत करते हैं हमारे लिए, थैंक यू सो मच। मेहनत तो कर रहे हैं, मुझे रिजल्ट चाहिए। आप अगर सिलेक्शन देंगे और सेलेक्ट होंगे तो उससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। और इस अपनी यूनिवर्सिटी को इस बार हमारा टारगेट है कि सबसे अधिक हम यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर अपने बेस से निकलेंगे। ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसा प्रयास है, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आप सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपने संग्राम को जारी रखिए, क्योंकि जीवन में कभी संग्राम पूरा नहीं होता है, ठीक है। 10:30 बज रहे हैं, मैं भी अभी संग्राम कर रहा हूँ। अब घर जाऊँगा, सारा जो है स्टाफ सब चले गए, तो सारा सेटअप पूरा इंस्टीट्यूट बंद करके जाना, तो बहुत ये हैक्टिक चीज़ें हो जाती है। चलिए, तो भी करते रहेंगे, क्योंकि मज़ा तभी है ना जब कुछ ना कुछ अंदर से दर्द हो। मतलब अपनी लिमिट से जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे तब तक जो है हमें मज़ा नहीं आता है। तो चैलेंजेज लाइफ में होने चाहिए, जहाँ चैलेंजेस समाप्त होते हैं वहाँ लाइफ बोरिंग हो जाती है, ठीक है। ओके, गुड नाइट। मोतीलाल चौधरी, सिलेक्शन तो दे देंगे लेकिन नोट्स जल्दी बनाओ। कोशिश पूरी चल रही है, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ यार, लेकिन आ जाएगा, थोड़ा सा आप वेट करिए,
कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए।